गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की क्लास में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे लिमिट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्या हैं और हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आगे दैट इज लिमिट एज सम को यूज करके क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लिमिट से। तो लिमिट्स में सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, मॉड से रिलेटेड फंक्शंस की लिमिट कैसे निकालते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको इन सब का पता होगा कि कैसे इवैल्यूएट किया जाता है। तो यहाँ पे लिमिट का जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें हमें यहाँ पे इवैल्यूएट करना है लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 प्लस। अब इन जनरली क्या होता है, जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट या मॉड का क्वेश्चन आता है तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से ही इवैल्यूएट करने की कोशिश करता हूँ। लिमिट में हमेशा ध्यान रखेंगे, क्वेश्चंस में नोटिस करेंगे क्या चीज बारी-बारी रिपीट हो रही है, उसकी वैल्यू आप अलग से निकाल लेंगे। दैट विल सेव योर कैलकुलेशन। जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है मॉड के अंदर 1 माइनस एक्स और ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 1 माइनस एक्स, ये वैल्यू भी दो बार आ रही है और ये वैल्यू भी दो बार आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ, अगर एक्स अप्रोचिंग टू 1 प्लस निकालना है तो मैं दोनों वैल्यूज को अलग-अलग इवैल्यूएट कर लेता हूँ और वो वैल्यूज फिर यहाँ पुट करके आंसर निकाल दूँ। रेदर देन कि आप यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यूज, उससे बेटर है कि आप अलग-अलग निकाल लें वैल्यूज। तो मेरे हिसाब से जब मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आगे भी कुछ क्वेश्चन में बताऊंगा कि जो भी एक्सप्रेशन बारी-बारी रिपीट होता है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। इससे काफी क्वेश्चंस बहुत सिंप्लीफाई हो जाते हैं। तो जैसे अपने को ये सिंप्लीफाई करना है तो ये मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स है। अब ये वैल्यू है x अप्रोचिंग टू 1 प्लस। तो हमेशा मैं 1 प्लस h करके ही इवैल्यूएट करता हूँ, जैसे राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। इसको मैं अलग से इवैल्यूएट करूंगा क्योंकि ये वैल्यू दो बार यहाँ पे रिपीट हो रही है। तो ये आएगा 1 माइनस मॉड ऑफ 1 प्लस h। ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ माइनस h। अब मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि h क्या होता है, एक पॉजिटिव फ्रैक्शन होता है, इट इज नॉट ए नेगेटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव स्मॉल फ्रैक्शन होता है। तो मॉड ऑफ माइनस h को हम मॉड ऑफ h लिख सकते हैं और मॉड ऑफ h में से हम मॉड हटा सकते हैं क्योंकि h एक हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है। इसी तरह से हम यहाँ पे इसको इवैल्यूएट करेंगे, तो इसको तुम डायरेक्टली भी इवैल्यूएट कर सकते हो कि 1 में से 1.001 आपने सब्ट्रैक्ट किया तो ये आएगा -0.01। तो ये वैल्यू माइनस बनाएगी, आप वैसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस h, दिस इज -0.00, जिसकी वैल्यू आ जाएगी -1। तो हम यहाँ पे यही करेंगे, ये वाली जो वैल्यू आ गई है इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे इक्वल टू -1। यहाँ पे -1 पुट कर देंगे और जहाँ पे मॉड है वहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज h। अब हमारा जो क्वेश्चन अब इसमें चेंज हो जाएगा। तो हमेशा जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड का कभी भी लिमिट का क्वेश्चन आता है तो लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट से ही आप स्टार्ट करिए। इट बिकम्स बेटर टू सॉल्व द क्वेश्चन लाइक दिस। अब इसके बाद में ये क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे तो मॉड x है, मॉड x की जगह पुट करेंगे मॉड ऑफ 1 प्लस h। तो मॉड तो मैं डायरेक्टली हटा सकता हूँ क्योंकि 1 से बड़ी वैल्यू के लिए मॉड का कोई मतलब नहीं है, पॉजिटिव वैल्यू ही है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये वाला एक्सप्रेशन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस h बचेगा, यहाँ साइन h, ये -1 हो जाएगा, साइन माइनस पाई बाय 2 और यहाँ पे h है और ये -1। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन आएगा -h प्लस sin h और ये -1 कैंसिल और अपॉन में h। तो अब ये लिमिट तुम्हें पता है h बाय h 1 होता है, sin h बाय h भी हमारा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 पे 1 होता है। तो ये वैल्यू आएगी -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको हम ऐसे डायरेक्टली इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने यहाँ पे बेसिक चीज देखी कि लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कैलकुलेटिंग द क्वेश्चंस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट एंड मॉड। अब जैसे यहाँ पे ये एक्सप्रेशन है, तो मैं आपको ये बता रहा था जो भी एक्सप्रेशन रिपीट होता है उस पे हमेशा फोकस करिए। देखिए ये चीज रिपीट हो रही है, ये चीज रिपीट हो रही है, काफी कॉमन तरीका है इस तरह से क्वेश्चन बनाने का। अब यहाँ पे लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 लिखा है, 0 प्लस 0 माइनस नहीं लिखा है, जैसे यहाँ पे 1 प्लस लिखा है। तो इसके केस में आपको दोनों लिमिट इवैल्यूएट करनी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड। तो अब जब मेरे को क्वेश्चन दिखता है मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखता हूँ, ध्यान रखिए। मैं हमेशा x अप्रोचिंग टू 0 प्लस पे पहले फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू निकालूंगा क्योंकि मुझे फ्रैक्शनल पार्ट x दिख रहा है रिपीट हो रहा है। इवन -1 को भी आप अगर हटा देंगे तो सब जगह फ्रैक्शनल पार्ट x ही है। हम फ्रैक्शनल पार्ट x पे ही फोकस करेंगे कि उसको हम क्या लिखते हैं। तो x अप्रोचिंग टू 0 प्लस है तो इसका मतलब मैं x की वैल्यू पुट कर दूंगा 0 प्लस h। तो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट x क्या हो जाएगा, दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 प्लस h, दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h। अब हमें पता है h एक पॉजिटिव फ्रैक्शन है, तो हमें पता है h की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, वो h ही होता है, ये भी हमें पता है। तो इसको डायरेक्टली हम h लिखते हैं। तो जैसे ही x अप्रोचिंग टू 0 प्लस मतलब राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूं, तो मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखूंगा, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, यहां पे आएगा tan ऑफ h माइनस 1, मल्टीप्लिकेशन में आएगा sin h, अपॉन में आएगा h और यहां पे भी आएगा h माइनस 1। ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो ध्यान रखो मैंने पूरा एक्सप्रेशन पहले नहीं लिखा, मेरे को जो चीज रिपीट होती है सिर्फ उसको मैंने इवैल्यूएट कर लिया अलग से। अब ये वैल्यू पुट करूंगा तो क्वेश्चन में डायरेक्टली वैसे ही लिखूंगा। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट है हम x अप्रोचिंग टू 0 माइनस पे देखेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 0 माइनस का मतलब 0 से छोटी वैल्यू, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 माइनस h। तो यहाँ आएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस h। अब माइनस h का क्या मतलब है, तो नोटिस करो कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर कोई वैल्यू आती है तो तुमने फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो ग्राफ इस तरह से होता है, राइट। फ्रैक्शनल पार्ट x का आंसर हमेशा क्या आता है, फंक्शन ऑफ x ही आता है। 0 से 1 में उसको x लिखते हैं, 0 से -1 के बीच में उसको x प्लस 1 लिखते हैं। तो ये फंक्शन ऑफ x आता है और 1 से 2 में उसको x माइनस 1 लिखते हैं, दैट इज सबट्रैक्टिंग द प्रीवियस इंटीजर। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस h जो है वो h की टर्म्स में ही आंसर आएगा, पहली चीज तो ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर क्या आता है, हमेशा ये कांस्टेंट वैल्यू आती है। तो आप इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर में चेंज करके भी सोच सकते हो, एक तो वो तरीका है इसको समझने का। तो फ्रैक्शनल पार्ट h माइनस h को लिखूंगा -h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -h, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज फ्रैक्शनल पार्ट
अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एच कितना होता है? -0.001 का -1 होता है, तो ये आंसर आ जाएगा -h माइनस। एक तो वैल्यू मैं इसकी इस तरह से लिख सकता हूँ डायरेक्ट। दूसरी चीज़ ये है हम इसको कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये h क्या है, ये पॉजिटिव फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन पार्ट की एक प्रॉपर्टी होती है कि फ्रैक्शन पार्ट के अंदर अगर एक पॉजिटिव फ्रैक्शन होता है तो उसकी वैल्यू हम डायरेक्टली वही वैल्यू लिख सकते हैं। जैसे h है, तो अगर ये पॉजिटिव है तो इसको मैं बाहर ला सकता हूँ। लेकिन इसके अंदर ये पॉजिटिव h से मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस, तो माइनस h का आंसर हम माइनस h भी लिख सकते हैं, वो वैल्यू माइनस h माइनस बनाती है। तो तुम ग्राफ से भी समझ सकते हो उसको। और दूसरा क्या होगा यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे प्लस 1 आएगा ना, क्योंकि ये वैल्यू -1 हो जाएगी, तो माइनस ऑफ -1 आ जाएगा। दूसरी चीज़ ये है हम ये वैल्यू इसके यहाँ पे ग्राफ से भी लिख सकते हैं, क्योंकि वैल्यू है 0 से -1 के बीच में, तो आंसर x प्लस 1 आना चाहिए। x हमारा क्या है? -h। -h प्लस 1 हम वहाँ से भी लिख सकते हैं ग्राफ से। तीसरा क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं? तो उसके लिए हम फ्रैक्शन पार्ट की प्रॉपर्टी है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। वो प्रॉपर्टी हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर मुझे फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -h को लिखना है, तो मेरे को एक प्रॉपर्टी पता होती है कि फ्रैक्शन पार्ट के अंदर अगर कभी भी इंटीजर होता है, तो हम उस इंटीजर को हटा सकते हैं। जैसे मैंने तुम्हें बताया था फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस 2 कितना होता है? दैट इज़ नथिंग बट फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। 2 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, +2 या -2। तो हमारा थॉट प्रोसेस ये भी हम ऐसे कर सकते हैं कि इसको हम पॉजिटिव बना लें। पॉजिटिव कैसे बनाएँगे? इसमें हम एक इंटीजर ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मैंने क्या किया? इंटीजर -1 किया और इंटीजर 1 ऐड कर दिया। ऐसा करने से क्या हुआ कि जो 1 h है, अब ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस इज़ अ पॉजिटिव फ्रैक्शन, क्योंकि 1 में से कोई वैल्यू आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो दैट विल बी अ पॉजिटिव फ्रैक्शन। यहाँ पे ये वैल्यू आएगी। और हमें पता है फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर कभी भी इंटीजर होता है, तो इंटीजर वाले पार्ट को आप हटा सकते हैं। ये वाला जो हमारा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसमें ये वैल्यू इंटीजर है, तो इस इंटीजर को उड़ा दो। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंटीजर तो हट जाएगा, अब ये फ्रैक्शन पार्ट के अंदर क्या आएगा? एक पॉजिटिव फ्रैक्शन जनरेट हो जाएगा, और वो जो पॉजिटिव फ्रैक्शन है वही आपका क्या आएगा? बाहर आएगा आंसर, दैट इज़ 1 h। ऐसे भी समझ सकते हैं। तो फ्रैक्शन पार्ट के अंदर कभी भी नेगेटिव फ्रैक्शन आता है, तो उसमें आप क्या करिए, उसका नियरेस्ट इंटीजर 1 ही होता है, वही जनरली ऐड करते हैं, ताकि वो पॉजिटिव बन जाता है और फिर वही पॉजिटिव फ्रैक्शन हम बाहर लिख लेते हैं। तो अब अगर जैसे मेरे को क्वेश्चन दिख रहा है, तो सेकंड पार्ट में मैं इसको लिखता लिमिट h अप्रोचिंग टू 0। 10 में लिखता है यहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट x की जगह -h प्लस 1, -h प्लस 1 -1, साइन में आ जाता है यहाँ पे -h प्लस 1, और यहाँ पे आ जाता है -h प्लस 1, और यहाँ पे भी आ जाता है -h प्लस 1 माइनस। और अगर हम यहाँ नोटिस करेंगे तो ये 1 से 1 कैंसिल, ये भी 1 से 1 कैंसिल, तो tan ऑफ -h है, और अपॉन में -h है, h अप्रोचिंग टू 0 अपने को पता है ये वैल्यू तो 1 होती है। h अप्रोचिंग टू 0 पे यहाँ पे ये साइन 1 है, ध्यान रखेंगे 0 नहीं अप्रोच कर रहा है, तो साइन 1 अपॉन 1, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा साइन। अब हम यहाँ देखेंगे h अप्रोचिंग टू 0 पे ये tan ऑफ -1 है, ये -1 है, तो ये माइनस tan 1 अपॉन -1, तो ये tan 1 हो जाएगा। h अप्रोचिंग टू 0 पे sin h बाय h 1 होता है, तो ये वैल्यू tan 1 आएगी, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ऐसे आपको दोनों वैल्यू सेपरेटली निकालनी पड़ेगी। तो ये हमने यहाँ क्वेश्चन देख लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर, मॉड, फ्रैक्शन पार्ट तीनों के। फ्रैक्शन पार्ट को ग्रेटेस्ट इंटीजर में चेंज करके भी कर सकते हैं, पॉजिटिव फ्रैक्शन बना के भी कर सकते हैं, ग्राफ से भी आप उसकी वैल्यू वहां पे पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे देखते हैं, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ फ्रैक्शन पार्ट एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी होती है x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर में एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन बनाया जाता है, जिसमें आपको लिमिट का क्वेश्चन इवैल्यूएट करना होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर की वैल्यू अगर इंफिनिटी को अप्रोच करती है, तो इस तरह के जब क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें ये प्रॉपर्टी काफी काम में आती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपको फंक्शन लिखा हुआ है x टाइम्स 1 बाय x, और आपको अगर इसका ये क्वेश्चन बनाया जाए कि आपको लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 पे वैल्यू निकालनी, तो उसके केस में क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर की अंदर की वैल्यू किसको अप्रोच करेगी? इंफिनिटी। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर इंफिनिटी अप्रोच करेगा, तो ये वैल्यू इनफाइनाइटली लार्ज इंटीजर होगा। क्या होगा? हमें नहीं पता, लेकिन उसके बाहर की वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है, तो ये अप्रोचिंग टू 0 मल्टीप्लाइड बाय अप्रोचिंग टू इंफिनिटी का क्वेश्चन हो गया। तो उसका आंसर क्या आएगा? हम निकाल नहीं सकते हैं ऐसे। तो ये ध्यान रखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अप्रोचिंग टू इंफिनिटी का क्वेश्चन आता है, तो उसको आप हमेशा फ्रैक्शनल पार्ट में चेंज करके सॉल्व करने का सोचिए। देखिए इससे फायदा क्या होता है? अगर मैं इसको 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन फ्रैक्शन पार्ट 1 अपॉन x का फ्रैक्शन पार्ट लिख दूंगा, तो अगर x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 1 आएगा, माइनस x मल्टीप्लाइड बाय फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 1 बाय x। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी। अब इससे फायदा ये होगा कि यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमेशा पता है हमें फ्रैक्शन पार्ट की 0 से 1 के बीच में होती है। अब ये वैल्यू हमें पता है एक फाइनाइट वैल्यू है 0 से 1 के बीच में, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ इंफिनिटी अपने को नहीं पता, वो फाइनाइट तो होगी, लेकिन क्या वैल्यू होगी अपने को नहीं पता। दैट विल बी अ वेरी लार्ज इंटीजर। अब यहाँ पे मैं अगर इसको x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये जो x है, ये किसको अप्रोच कर रहा है? 0 को अप्रोच कर रहा है, क्योंकि लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 अगर मैंने क्वेश्चन बनाया तो अगर ये 0 को अप्रोच कर रहा है मल्टीप्लाइड बाय सम वैल्यू 0 टू 1, तो ये आंसर 0 ही आने वाला है। तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 अगर fx वाला क्वेश्चन बनाया जाता, तो वैल्यू क्या आ जाती? दैट विल बी नथिंग बट इक्वल टू 1। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, बट इसको यहाँ एनालाइज करोगे तो आप नहीं लिख पाओगे। तो क्वेश्चन जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इस तरह से भी आ सकता है, x अपॉन v बाय x, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको भी अपन वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे भी मैं वो चीज लगा सकता हूँ, जब भी मेरे को अंदर अप्रोचिंग टू इंफिनिटी दिखता है, तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। इसको b बाय x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ d बाय x, फिर उसको अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे x बाय a से। तो क्या आएगा? b बाय a आएगा माइनस x बाय a फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ d बाय x। फिर से हम वही चीज लगाएंगे कि ये वैल्यू तो 0 से 1 के बीच में होती है,
और यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0, तो ये वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी। तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आ जाएगा दैट इज इक्वल टू b बाय। एक तो इस तरह से यहाँ पे ये चीज काम आ सकती है। अब दूसरा एक और एप्लीकेशन हम इसका देखते हैं प्रॉपर्टी का, दैट इज देखो एक सम ऑफ सीरीज का क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट डिजिट में सीरीज बनाएंगे, आपको ये लिमिट इवैल्यूएट करनी है अपॉन n स्क्वायर। अब इसके केस में भी यही है, इसमें अगर आप नोटिस करोगे तो ये क्या एक्सप्रेशन जनरेट हो रहा है, ये ग्रेटेस्ट डिजिट के अंदर एक्सप्रेशन जनरेट हो रहा है अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। तो इसमें कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो मेरे दिमाग में ये आता है कि इसको फ्रैक्शन पार्ट में चेंज कर दूं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, हर एक्सप्रेशन को फ्रैक्शन पार्ट में चेंज करूंगा, तो इस वाले एक्सप्रेशन को लिखूंगा nr माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ nr, ये एक्सप्रेशन जनरेट होगा। अब ये हर किसी में आएगा, ये r में भी आएगा, 2r में भी आएगा, 3r में भी आएगा। तो एक सम आएगा r 2r 3r अप टिल nr का सम, माइनस आएगा फ्रैक्शन पार्ट ऑफ r 2r 3r अप टिल nr का सम अपॉन n स्क्वायर। तो अब ये दो लिमिट मैं यहाँ पे इवैल्यूएट करूंगा, ये अपने को समझ में आता है। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे अपने को ये फायदा है कि अगर हम फ्रैक्शन पार्ट को एनालाइज करते हैं, सिर्फ फ्रैक्शन पार्ट r को एनालाइज करें, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू आएगी हमेशा 0 से 1 के बीच में, ये वैल्यू आएगी। ये अपने को पता है, ये अपने को समझ में आ रहा है। तो अगर यहाँ पे ये n वैल्यूज हैं, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 2r भी 0 से 1 के बीच में आएगी। और अपने को ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर में एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, दीज आर नथिंग बट n टर्म्स है। इससे अपने को ये पता लगता है कि ये जो समेशन आएगा, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, n टाइम्स। तो अगर मैं इस पूरे सम की बात करता हूं, तो इसका जो सम है वो कहां से कहां तक लाया करेगा, दैट विल इक्वल टू n टाइम्स 2 0 to 1, इसके बीच में ही इसकी वैल्यू लाया कर सकती है, n मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू। इसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है 0 और मैक्सिमम वैल्यू n तक जा सकती है, उससे बड़ी वैल्यू ये नहीं हो सकती। तो हम इस सम के बारे में बता सकते हैं कि ये जो सम है दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन n, ये चीज हम यहाँ पे बता सकते हैं। तो अब ये चीज अगर हमने बता दी, तो अगर हमने पढ़ा होगा सैंडविच थ्योरम भी पढ़ते हैं अपन, तो यहाँ पे अपॉन n स्क्वायर अगर मैं कर दूंगा दोनों साइड में, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी अपॉन n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। अब हम यहाँ पे इसकी लिमिट बता सकते हैं, तो अगर मैं इसकी लिमिट निकालूंगा n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, मुझे दिख रहा है लेफ्ट में वैल्यू क्या आएगी 0 और राइट में वैल्यू आएगी 1 अपॉन n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी पे भी 0 है। तो ये 0 से 0 के बीच में बाउंडेड है, तो डेफिनेटली इसकी लिमिट क्या होगी, दैट विल बी नथिंग बट इक्वल टू 0, ये हम बोल सकते हैं। तो इसीलिए फ्रैक्शन पार्ट में चेंज करने से हमें फायदा होगा। लेकिन ध्यान रखेंगे अगर यहाँ पे n स्क्वायर है तो अपना फायदा होगा, लेकिन अगर सपोज डिनोमिनेटर में n है तो वैसे क्वेश्चन बनाया नहीं जाता, क्योंकि n अपॉन n में क्या आएगा, उसके केस में वैल्यू 1 आएगी, तो उसके केस में लिमिटिंग वैल्यू 0 से 1 के बीच में आएगी, बट अपने को फाइनाइट वैल्यू उस केस में नहीं पता होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, नीचे n स्क्वायर हो नीचे n क्यूब हो, हमेशा ये वैल्यू क्या आएगी, 0 को ही अप्रोच करेगी। तो एक इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट में चेंज करने की। अब ये क्वेश्चन हो गया, तो हम यहाँ से r कॉमन ले लेंगे, n का सम करेंगे n into n plus 1/2। अब आपको पता होगा n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी पे वैल्यू कैसे निकालते हैं, n से हम डिवाइड कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो r/2 हम अलग कर लेंगे और n से n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये n plus 1/n आएगा, तो इसको हम लिख देंगे 1 plus 1/n, और n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी पे ये 1 को अप्रोच करेगा, 1 plus 0, ये वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू r/2। तो इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट डिस्कस हमने कर लिया, लिमिट्स रिलेटेड टू ग्रेटेस्ट डिजिट फ्रैक्शनल पार्ट और इसमें कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, वो आपको पता होना चाहिए। बाकी हमेशा हम कैसे निकालते हैं, लिमिट इवैल्यूएट करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, उस तरीके से आपको इवैल्यूएट करना है। अब नेक्स्ट है अलजेब्रिक लिमिट्स। तो अलजेब्रिक लिमिट्स में लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, क्वेश्चंस कैसे होते हैं, अप्रोचिंग टू 0 अपॉन अप्रोचिंग टू 0 फॉर्म, इसमें लिमिट एग्जिस्ट करती है। अप्रोचिंग टू इंफिनिटी अपॉन अप्रोचिंग टू इंफिनिटी फॉर्म, ऐसे केस में हमेशा लिमिट एग्जिस्ट करती है। और अप्रोचिंग टू इंफिनिटी प्लस माइनस अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, इसके केस में भी लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है। अब जब भी इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में बेसिक क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे, आप हायर पावर ऑफ x से डिवाइड करते हैं ऊपर नीचे, इन तीनों फॉर्म्स में लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो इसमें जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं आप उनको एल हॉपिटल रूल यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। एक्सेप्ट ग्रेटेस्ट डिजिट फ्रैक्शनल पार्ट, जो भी क्वेश्चन होते हैं मोस्टली हमें ये पता होता है कि हम एल हॉपिटल रूल यूज कर लेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चंस में ये भी बताऊंगा कि एल हॉपिटल रूल यूज तो कर सकते हो आप, लेकिन कई बार क्या होता है एल हॉपिटल रूल यूज करते हैं कैलकुलेशन ज्यादा होता है, और स्पेसिफिकली अगर एडवांस में क्वेश्चन आता है तो एल हॉपिटल रूल का क्वेश्चन जनरली वो फ्रेम नहीं करते हैं, वेरी लेस चांस कि उसमें एल हॉपिटल रूल लगेगा डायरेक्टली। अगर एल हॉपिटल रूल आप लगाएंगे भी तो उसमें क्या होगा, वहां पे क्वेश्चन में कैलकुलेशन बढ़ जाती है। हाँ रवि बताओ क्या बोलना है। तो एल हॉपिटल रूल में सिर्फ जब x टेंड्स टू 0 को टेंड करता है तभी लगाते हैं, या फिर कोई किसी भी वैल्यू पे टेंड करेगा तो लगा सकते हैं। हेलो यस सर। तो जब तो बोले जब x टेंड्स टू 0 होता है तभी हम लोग एल हॉपिटल लगा सकते हैं, या फिर किसी भी वैल्यू पे जो इंडिटरमिनेट फॉर्म जा रहा है उस पे भी लगा सकते हैं। सिर्फ 0/0 फॉर्म और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में लगा सकते हैं एल हॉपिटल, बाकी फॉर्म में आप नहीं लगा सकते, सिर्फ इन्हीं दो फॉर्म x किसी वैल्यू पे। हाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लिमिट x अप्रोचिंग टू a हो b हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
बट एल हॉपिटल रूल आप तभी लगा सकते हैं जब 0/0 फॉर्म होती है या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म होती है, नहीं तो हम एल हॉपिटल रूल नहीं लगा सकते। लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए के लिए भी चलता है, बी के लिए भी चलता है, सी के लिए भी चलता है, 0 होना जरूरी है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एल्जेब्रिक लिमिट्स में एक इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहला दैट इज आप सब्स्टिट्यूशन। अब ये सिर्फ एल्जेब्रिक लिमिट्स में इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत जगह काम आएगा ना सब्स्टिट्यूशन। इसमें आप हमेशा नोटिस करेंगे अगर एक फंक्शन का एक्सप्रेशन रिपीट करता है, ये आपको हमेशा नोटिस करना है। मैं आगे और भी क्वेश्चन करके बताऊंगा आपको, इस बार जेईई मेन का क्वेश्चन करके बताऊंगा, इसको अपन फटाफट कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये एक्सप्रेशन रिपीट करता है ना बारी बारी, तो आपका हिंट यही है कि आप उसको कुछ सब्स्टिट्यूट करके करें सॉल्व। और ऐसे वाले क्वेश्चंस में क्या होता है, जो एक्सप्रेशन रिपीट करता है उसके अलावा मोस्टली क्या होता है, एक्सेप्ट कांस्टेंट टर्म्स, इसके अलावा सिर्फ कांस्टेंट की टर्म्स होती है और कोई एक्सप्रेशन नहीं होता। ये आपको क्वेश्चन में दिख जाएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है देखो, अब इसको हम कर तो बहुत तरीके से सकते हैं। हमें पता है ये 0/0 फॉर्म होगी, ये रैशनल फंक्शन का क्वेश्चन है और तो कुछ होगा नहीं, तो तुम डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके भी कर सकते हो। बट दूसरा तरीका क्या है, तुम फैक्टराइज करके भी कर सकते हो। जब भी 0/0 फॉर्म जनरेट होती है ना, जैसे अगर x को 2 पुट करूंगा तो यहाँ पे ये 0/0 फॉर्म जनरेट होगी। इसका बेसिकली मतलब क्या होता है कि x = 2 पुट करने पे ये भी वैल्यू 0 जा रही है और ये भी वैल्यू 0 जा रही है। मतलब x = 2 क्या है, इस एक्सप्रेशन का रूट है और इस एक्सप्रेशन का भी रूट है। तो एल्जेब्रिक फंक्शन में हम ये बोलते हैं कि वो जो रूट है जो 0 वैल्यू जनरेट कर रहा है, अगर हम उसको कॉमन लेके कैंसिल कर दें तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है। दिस इज द बेसिक आइडिया। तो अब हमने क्या पढ़ा कि अगर 0/0 फॉर्म है तो हम एल हॉपिटल लगा सकते हैं, डायरेक्ट फैक्टराइज करके सॉल्व कर सकते हैं। बट ऑब्जेक्टिव में आता है तो एल हॉपिटल का ज्यादा सोचते हैं। बट इसमें ध्यान रखेंगे अगर कोई भी फंक्शन बारी बारी रिपीट करता है तो आप उस फंक्शन को टी पुट कर सकते हैं। जैसे मेरे को इसमें दिख रहा है 3 की पावर x, देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, सब जगह है। इसके अलावा मुझे सिर्फ कांस्टेंट दिख रहा है, 12 पावर में 2 3 ऐसे दिख रहा है। तो मुझे दिख रहा है मैं 3 की पावर x को टी पुट करके सॉल्व कर सकता हूँ, इसीलिए मैंने इसको टी पुट किया। अब टी पुट किया या टी स्क्वायर, तो वो डिपेंड करता है कि अगर मैं टी पुट करूंगा तो यहाँ तो टी 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 आएगा, लेकिन यहाँ पे रूट ऑफ टी आ जाएगा। अब मुझे रूट से भी फायदा नहीं है, तो मैं रूट हटाने के लिए इसको टी स्क्वायर पुट कर देता हूँ ताकि रूट भी यहाँ से हट जाए, इसलिए मैंने टी स्क्वायर पुट किया। अब उसके बाद में तो क्या है, ये टी स्क्वायर हो जाएगा, ये 27 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 12 और ये आ जाएगा 1 अपॉन टी, ये आएगा 3/3 की पावर x दैट इज 3 अपॉन टी स्क्वायर। अब जो लिमिट में जब भी हम पुट करते हैं तो जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन में पुट करते हैं तो x अप्रोचिंग टू अगर 2 होता है तो आपको t की नई वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर आप 2 पुट करेंगे तो यहाँ से आएगा t स्क्वायर इक्वल टू 9। उसके केस में आपको नई t पे लिमिट निकालनी पड़ेगी। हम नई t पे लिमिट निकालेंगे तो वैल्यू +3 आएगी। अब आप बोलेंगे सर -3 क्यों नहीं आएगी, क्योंकि ध्यान रखेंगे हमने 3 की पावर x/2 को t पुट किया है, तब 3 की पावर x जो है t स्क्वायर है, नॉट द अदर वे अराउंड। तो हमने इसको t पुट किया है यहाँ पे, दैट इज 1/t, तभी यहाँ पे आया। हमने 3 की पावर x को t स्क्वायर नहीं पुट किया, हमने 3 की पावर x/2 को t पुट किया। और अंडर रूट हमेशा किसी भी वैल्यू का पॉजिटिव ही होता है। तो यहाँ पे अगर हमने तो सॉरी 3 की पावर x/2 को t पुट किया है तो x की वैल्यू अगर हम 2 पुट करेंगे तो t की वैल्यू +3 आएगी, ना कि -3, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे इसके बाद में अब ये क्वेश्चन अलजेब्रिक का हो गया, तो देखो 3 की पावर x के डिफरेंशिएशन में ln3 बारी-बारी आएगा। इसमें भी अब मैं क्या कर सकता हूँ, पहले इसको यहाँ पे ले लूं एलसीएम, इसको ऐसे लिख लूं। अब मैं अगर एल हॉपिटल लगाऊंगा तो मेरा फायदा होगा, क्योंकि अभी इजी कैलकुलेशन है, फटाफट सॉल्व हो जाएगा। तो एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से ये है, जब भी कोई भी लिमिट का क्वेश्चन आता है हमेशा ऑब्जर्व करेंगे क्या एक्सप्रेशन कोई ऐसा है जो बारी-बारी रिपीट कर रहा है। जैसे मैंने पहले भी ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड में बताया, जो बारी-बारी रिपीट करता है उसको आप अलग से सॉल्व कर लो, उसकी वैल्यू आप अलग से निकाल। ग्रेटेस्ट इंटीजर को एनालाइज करके हमने उसकी वैल्यू अलग से निकाल ली, मॉड को हमने एनालाइज करके उसकी वैल्यू अलग से निकाल ली। तो ये चीज आपको पहले हमेशा करनी है, इससे क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाता है। जैसे अब ये हो गया पहला कॉन्सेप्ट एल्जेब्रिक लिमिट्स। इसके अलावा एल हॉपिटल रूल तो आप हमेशा लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होती नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू इंफिनिटी वाले क्वेश्चन। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू इंफिनिटी का अब हमेशा ध्यान रखना है, इसमें 2 क्वेश्चन होते हैं। एक सपोज एक्स अप्रोचिंग टू इंफिनिटी निकालना है, सपोज फॉर एग्जांपल x अपॉन 1 प्लस x निकालना, और एक अगर मैं आपको क्वेश्चन बोलता हूँ लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू माइनस इंफिनिटी। तो अब यहाँ पे अपने को पता है अपन क्या करते हैं, x से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं ताकि अपना ये आ जाता है 1 अपॉन x प्लस 1। x की हाईएस्ट पावर से डिवाइड करते हैं, सबको पता होगा। तो ये 1 अपॉन 1 प्लस 0 आ जाता है, दिस वैल्यू इज नथिंग बट 1। लेकिन माइनस इंफिनिटी के केस में भी अगर तुम ऐसे इसको सॉल्व करोगे जैसे इसको सॉल्व किया, तो यहाँ पे भी आंसर 1 आना चाहिए। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी, ध्यान रखना। माइनस इंफिनिटी के केस में इसका आंसर ये 1 नहीं आया। तो ये एक चीज काफी इंपॉर्टेंट है, जब भी माइनस इंफिनिटी का क्वेश्चन होगा पहले आप उसको प्लस इंफिनिटी में चेंज करेंगे। तो पहले आप x को माइनस टी पुट करेंगे, फिर आप बनाएंगे नया क्वेश्चन। तो जो नया क्वेश्चन बनेगा वो आपका ये बनेगा, लिमिट t अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, दिस विल बी योर न्यू क्वेश्चन। और x को माइनस टी पुट करेंगे तो आएगा माइनस टी अपॉन 1 माइनस। अब आप t अप्रोचिंग टू इंफिनिटी पे वैल्यू निकालेंगे, तो t से आप ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा -1 अपॉन 1 बाय, अच्छा वही आंसर आ रहा है 1 बाय t माइनस 1, यही आ रहा है ना। इसमें तो आंसर 1 ही आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्या होता है कि ऐसा ऑब्जर्वेशन है मेरा, मेरे पास अभी ध्यान नहीं आ रहा मेरे को क्वेश्चन,
बट मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि मैं हमेशा क्या करता हूँ, जब भी माइनस इंफिनिटी का क्वेश्चन होता है, पहले मैं उसको माइनस टी पुट करके इंफिनिटी में चेंज कर लेता हूँ। इससे एक तो फायदा ये होता है कि अगर सपोज अंडर रूट का कभी भी एक्सप्रेशन है, तो आपको पता होगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है दैट इज ऑड एक्स। अब एक्स नहीं लिखते हैं ना, तो यहाँ पे अगर मैंने एक्स को माइनस टी पुट कर दिया, तो ये वैल्यू अपने आप ही पॉजिटिव हो जाएगी। तो अगर अंडर रूट ऑफ फिर टी स्क्वायर आएगा तो उसमें डायरेक्टली टी लिख सकता हूँ, क्योंकि वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, मुझे साइन को टेक केयर बाद में नहीं करना पड़ता, सोचना नहीं पड़ता। इसीलिए ये चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, माइनस इंफिनिटी के क्वेश्चन में उसको प्लस इंफिनिटी में पहले चेंज करेंगे, नहीं तो लिमिट का आंसर गलत आ सकता है साइन के साथ। ये गलती आप मत करें। बस एक तो ये चीज ध्यान रखें। दूसरी चीज ये है कि एक्स अप्रोचिंग टू इंफिनिटी पे जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, जिसमें यहाँ पे अगर इंफिनिटी पुट करोगे तो ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी है। तो मैंने तुम्हें बताया लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, 0 अपॉन 0 और इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं इंफिनिटी प्लस माइनस इंफिनिटी, इसमें लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब इसमें जो भी क्वेश्चंस आते हैं लिमिट्स के, जिसमें आपको कांस्टेंट निकालना होता है, जैसे देखो इसमें ए बी सी डी, अपने को ये वैल्यू निकालनी, ये अपना क्वेश्चन है। तो यही क्वेश्चन ज्यादातर एडवांस में ऐसे आते हैं, लिमिट कैलकुलेशन के कम आते हैं, आपसे कोई कांस्टेंट इवैल्यूएट कर पाता है जिसके केस में वो लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो अलजेब्रिक लिमिट में जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है जिसमें क्वेश्चन बनाया जाता है, वो एक्स अप्रोचिंग इंफिनिटी पे ही। तो पहले मैं क्या करता हूँ, एक्स अप्रोचिंग टू इंफिनिटी में एक्स को माइनस टी पुट किया, अगर माइनस इंफिनिटी का क्वेश्चन है तो टी अप्रोचिंग टू इंफिनिटी हो गया। उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, जो भी ये क्वेश्चन होता है इसको मैं अप्रोचिंग टू जीरो में चेंज करता हूँ। बहुत अलग अलग तरीके भी हो सकते हैं, बट दिस इज द वे आई फॉलो। मैं एक्स को 1/t पुट करता हूँ। इससे यहाँ पे क्या होगा कि ये क्वेश्चन जो है अब चेंज हो जाएगा, लिमिट टी अप्रोचिंग टू जीरो। अब ये क्वेश्चन इसमें चेंज होगा। अब अपना नीचे कुछ एक्सप्रेशन आएगा और ऊपर कुछ एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। अब क्योंकि ये पॉजिटिव है तो उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो अपने को मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, अपन डायरेक्टली ले सकते हैं, इसीलिए अपने को यहाँ फायदा हुआ पॉजिटिव इंफिनिटी का। तो 1/t पुट करेंगे तो इसके अंडर रूट में क्या आएगा, 1/t की पावर 4, a अपॉन t क्यूब, 3 अपॉन t स्क्वायर, b अपॉन t प्लस 2। फिर आप एलसीएम यहाँ पे ले सकते हैं, तो यहाँ पे अगर आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ये 2t की पावर 4 आएगा पहले, b t क्यूब आएगा, 3t स्क्वायर आएगा, 8t आएगा और 1 आएगा। ये वैल्यू आएगी यहाँ। माइनस में क्या आएगा, इसके यहाँ पे अपॉन में भी आएगा, अपॉन में क्या आएगा, 1/t की पावर 4 का रूट, तो नीचे t स्क्वायर आने वाला है। सेम ही रूट यहाँ पे आएगा, कोई वैल्यू तो चेंज आने वाली है नहीं। तो यहाँ पे अंडर रूट में क्या आएगा, माइनस टी टी की पावर 4, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 3t क्यूब आएगा, माइनस सी टी स्क्वायर आएगा, प्लस 2t आएगा, प्लस 1 आएगा। यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। तो अब मेरा क्वेश्चन मैंने t अप्रोचिंग टू जीरो पे चेंज कर लिया। यहाँ तक अपने को क्लियर है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी माइनस इंफिनिटी है तो पहले मैं माइनस को प्लस बनाता हूँ, तो मैं उसको एक्स को माइनस टी पुट करता हूँ। और अगर प्लस इंफिनिटी का भी क्वेश्चन है तो पहले मैं उसको टी अप्रोचिंग टू जीरो में चेंज करता हूँ। दिस इज हाउ आई स्टार्ट द क्वेश्चन। आई ऑलवेज चेंज इट टू जीरो, क्योंकि इससे कैलकुलेशन कम होती है और सोचना लिमिटेड और इजी हो जाता है, इसलिए मैं करता हूँ। ठीक है भाई, इसलिए मैं इसको जीरो में चेंज किया। एक्स इंफिनिटी है, जीरो में चेंज करेंगे, जीरो से ही आप आगे सॉल्व करेंगे। और जो भी अलजेब्रिक लिमिट्स के क्वेश्चन बनाए जाते हैं जिसमें ये वैल्यू होती है, इंफिनिटी को अप्रोच करती है, तो मैं पहले जीरो में चेंज करता हूँ। फिर अब हम लगाएंगे जो कॉन्सेप्ट जिससे हम ए बी सी डी की वैल्यू निकालते हैं। ये तुम हमेशा कर सकते हो, ऐसा कोई केस नहीं है। मैं जब भी इंफिनिटी का क्वेश्चन अलजेब्रा में दिखता है मैं उसको जीरो में ही चेंज करके सॉल्व करता हूँ। आई हैव फाउंड दिस मेथड इजियर टू अंडरस्टैंड, और सॉल्व करना इजी होता है। तो आप देखो होगा क्या, अगर आप टी को जीरो पुट करेंगे तो अब ये फॉर्म क्या बन रही है। तो अब फॉर्म निकालोगे तो देखो ये जीरो पुट करोगे तो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, तो अपन इसको इवेलुएट कर लेते हैं। टी को मैंने जैसे यहाँ पे पुट किया जीरो, ये वैल्यू क्या आ रही है भाई, ये वैल्यू आ रही है अंडर रूट ऑफ 1। ये वैल्यू क्या आ रही है भाई, अंडर रूट ऑफ 1। तो ये न्यूमरेटर में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 आ रहा है, और नीचे क्या आ रहा है जीरो। तो ये 0/0 फॉर्म में चेंज हो गया। तो जो क्वेश्चन इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का था वो अपने को पता चला, वो क्वेश्चन अब चेंज हो गया है 0/0 फॉर्म, अप्रोचिंग टू जीरो बाय अप्रोचिंग टू जीरो। हमेशा ध्यान रखेंगे लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, अप्रोचिंग टू जीरो अपॉन अप्रोचिंग टू जीरो, या अप्रोचिंग टू इंफिनिटी अपॉन अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। तो अगर मेरे को इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी दिखता है तो मैं इसको पहले इस फॉर्म में चेंज कर लेता हूँ जीरो पुट करके, ताकि मेरे को समझना इजी, क्योंकि अप्रोचिंग टू जीरो अपॉन अप्रोचिंग टू जीरो हमेशा अपन पढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये जब भी अंडर रूट का एक्सप्रेशन लिखा है तो अब इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, एल ऑपरेटर रूल अपने दिमाग में आता है। तो एल ऑपरेटर रूल में देखो, ये आप इतने बड़े सारे एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे, इट विल बी लेंथी कैलकुलेशन। तो अंडर रूट के एक्सप्रेशन में ध्यान रखेंगे, आप क्या कर सकते हैं, इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। कहने का मतलब मैं ये है, मैं इसको ये लिखूंगा, देखो अभी मैं वैल्यू पूरी लिखूंगा भी नहीं, देखना क्या है। मैं लिखूंगा कि अंडर रूट प्लस अंडर रूट से मल्टीप्लाई और अंडर रूट प्लस अंडर रूट से डिवाइड। मैंने वो पूरा एक्सप्रेशन वापस नहीं लिखा, क्योंकि एग्जाम में पूरा वापस क्यों लिखना है अपने को तो लिखना वही है जो अपने काम का है। तो जब मैं इसको रैशनलाइज करूंगा तो उससे क्या होगा, जब मैं इसको रैशनलाइज करूंगा तो न्यूमरेटर में क्या होगा, न्यूमरेटर में क्या होगा, न्यूमरेटर में आएगा दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, यही आने वाला है। और तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो न्यूमरेटर में क्या एक्सप्रेशन आएगा,
न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन आएगा वो दिस माइनस ऑफ दिस। अब ये जो एक्सप्रेशन आएगा उसमें t की पावर 4 की टर्म अलग कर लेता हूँ, t क्यूब अलग, t स्क्वायर अलग, t अलग और कांस्टेंट अलग, क्योंकि वो वाली टर्म्स हम प्लग कर सकते हैं और उनको सेपरेटली क्यों लिखना है। तो मुझे पता है जैसे ही मैं इसको रैशनलाइज करूंगा क्या होगा, रूट हट जाएगा और ये सबट्रैक्ट हो जाएगा। सबट्रैक्ट होने पे न्यूमरेटर में क्या आएगा, न्यूमरेटर में यहाँ पे आएगा 2 प्लस डी टी की पावर 4 डी माइनस 3 टी क्यूब 3 प्लस सी टी स्क्वायर और क्या आएगा, और आ जाएगा यहाँ पे दैट इज इक्वल टू a माइनस 2t और 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा और अपॉन में क्या आएगा, यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी अपॉन में टी स्क्वायर। अब बात करो कि ये तो अपन ने सर रैशनलाइज किया, ये स्क्वायर हो गया, नीचे वाले का क्या होगा, नीचे क्या आएगा, मैं इसको डायरेक्टली लिखूंगा नीचे अंडर रूट 1 प्लस, अब मैंने वो टी वाला एक्सप्रेशन ले लिखा, सीधे 1 प्लस 1 लिख लिया यहाँ, ये मैंने लिख लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं तुम्हें बता रहा था कि मैंने क्या किया, जब इसको रैशनलाइज किया तो उससे फायदा क्या हुआ, उससे फायदा ये हुआ कि ये अंडर रूट यहां से हट गया और ये एक्सप्रेशन मैंने लिख लिया और जो नीचे वाला पार्ट है उसकी मैंने डायरेक्ट लिमिटिंग वैल्यू पुट कर दी। अब ये ध्यान रखना हमेशा लिमिट्स के अंदर अगर एक सिंगल फैक्टर है जिसकी वैल्यू जीरो को अप्रोच नहीं कर रही और इन्फिनिटी को अप्रोच नहीं कर रही, सिंगल फैक्टर मतलब वो वैल्यू पूरी मल्टीप्लीकेशन में है या वो वैल्यू पूरी डिवीजन में है, अगर वो जीरो को अप्रोच नहीं कर रही और इन्फिनिटी को अप्रोच नहीं कर रही तो आप डायरेक्टली उसकी वैल्यू वहां पे लिख सकते हैं जो भी आंसर है। ध्यान रखेंगे मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में, एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं। अगर वो किसी के साथ एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में तब आपको ऐसे नहीं करना है। मल्टीप्लीकेशन में या डिवीजन में, जैसे यहाँ पे पूरी चीज डिवीजन में थी और मुझे पता है ये जीरो नहीं आ रही है तो कांस्टेंट वैल्यू आएगी, और जीरो कैसे आएगी, क्योंकि इसका सब्ट्रैक्शन अगर जीरो आ रहा है तो इसका एडिशन हमेशा क्या आएगा, जीरो तो नहीं आएगा। तो इसीलिए मैंने ये वैल्यू इवेल्युएट करी, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे इसको रैशनलाइज करेंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा तो यहाँ पे दिस माइनस दिस आएगा, तो मैंने डायरेक्टली ये लिख लिया। ये मेरे को दिमाग में पता है रैशनलाइज करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट आएगा क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा। और डिवीजन में क्या आएगा, इसके एडिशन से डिवीजन होगा तो नीचे डायरेक्टली एडिशन से जो वैल्यू आएगी वो डायरेक्टली मैंने नीचे लिख ली, मैंने पूरे एक्सप्रेशन वापस नहीं लिखे। तो यहाँ पे अब अपना जो लिमिट का क्वेश्चन है वो इसमें चेंज हो जाएगा, लिमिट t अप्रोचिंग टू 0, ये एक्सप्रेशन अपना बन जाएगा और ये वैल्यू अपने को दी गई, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू। तो अब हमें यहाँ पे a b c d की वैल्यू निकालनी है। तो अब ऐसा चेंज करने से फायदा क्या होता है, ऐसा चेंज करने से फायदा ये होता है कि हमेशा हम डिग्री नोट करेंगे। यहाँ पे जैसे डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर लिखा हुआ है, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 2, तो ये पॉलिनोमियल में चेंज हो गया, नीचे वाला भी और ऊपर वाला भी एक पॉलिनोमियल पार्ट में चेंज हो गया। नीचे वाले की डिग्री 2 है, ऊपर अगर डिग्री 2 से ज्यादा की जितनी भी टर्म्स हैं उसकी लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करेगी। जैसे ये देखो, ये डिग्री 4 और डिग्री 3 की टर्म्स है, तो इन दोनों टर्म्स की जो डिग्री है ग्रेटर देन 2 है, ये वैल्यू हमेशा लिमिट एग्जिस्ट करेगी और ये वैल्यू हमेशा जीरो आएगी। क्यों आएगी, t4 अपॉन टी स्क्वायर बचेगा, t अप्रोचिंग टू जीरो पे जीरो आएगा, t क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, ये भी t बचेगा, t अप्रोचिंग टू जीरो पे जीरो आएगा। तो कहने का मतलब ये है जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दो पॉलिनोमियल पार्ट है और नीचे वाले की डिग्री अपने को पता है कि वो टी स्क्वायर है, टी क्यूब है, t4 है, तो उसकी डिग्री से जो ज्यादा डिग्री वाले टर्म्स है उसको लिखने का कोई फायदा ही नहीं है, ये अपने को पता है। तो जैसे मेरे को एक क्वेश्चन दिखा था, तो अब आप नोटिस करो यहाँ टी स्क्वायर है, तो मुझे पता है t4 और t क्यूब को लिखने का फायदा नहीं है, तो मैं और कैलकुलेशन बचा लेता, ये मैं लिखता ही नहीं एग्जाम, क्योंकि मुझे पता है ये तो यहां से कैंसिल होगी, इसकी लिमिट तो जीरो आनी ही है। और अगर इसकी लिमिट जीरो आनी है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो d है और ये जो b है इसकी वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, इसकी लिमिट हमेशा एग्जिस्ट कर रही है। तो इससे अपन ये बोल सकते हैं कि ये जो दोनों वैल्यूज हैं b और d, ये क्या होगी, रियल नंबर को बिलोंग करेगी। दिस इज व्हाट वी कैन से अबाउट दिस। तो एग्जाम में मैं ये भी नहीं लिखता, ये भी मुझे पता लग गया। अब बच गया सिर्फ ये पार्ट, इस पार्ट में अगर हम नोटिस करेंगे टी स्क्वायर और टी स्क्वायर है, लिमिट एग्जिस्ट करेगी क्योंकि टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, तो लिमिट आएगी 3 माइनस सी। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है 3 माइनस सी, ये तो आ जाएगी लिमिट, लेकिन अब यहाँ पे t की पावर 1 है, यहाँ पे t की पावर 2 है, तो ये वाली बाकी टर्म्स हो गई जिसमें डिग्री क्या है, लेस देन 2 वाली टर्म्स है। अब जो डिग्री लेस देन 2 वाली टर्म्स है और नीचे डिग्री 2 है, तो आप कैंसिल भी करेंगे तो नीचे t रह जाएगा, तो नीचे जीरो हमेशा रहेगा। और समथिंग कांस्टेंट अपॉन जीरो जो होता है वो वैल्यू लिमिट की एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि डिग्री 2 से लेस की सारी टर्म्स जो है ये सारी जीरो होनी चाहिए। तो उसकी हम कंडीशन क्या लगाएंगे, अगर ये सारी टर्म्स जीरो होनी चाहिए तो इसका मतलब हम बोलेंगे इनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो जीरो कर देते हैं, तो इसका हम बोलेंगे a माइनस 2 की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, तो a की वैल्यू आ जाएगी 2। और जो लिमिट है वो क्या आएगी 3 प्लस सी, तो यहाँ पे इसको इक्वेट कर देंगे, दैट इज 3 प्लस सी से वही है लिमिट, तो उससे आप c की वैल्यू निकाल, 3 प्लस सी नहीं सॉरी, यहाँ पे अपॉन में 2 भी है, ये वाला ये 3 प्लस सी अपॉन 2, तो 3 प्लस सी तो ऊपर वाला पार्ट है, नीचे डिवीजन में क्या आएगा, दिस इज नथिंग बट 2। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, इसको 4 से इक्वेट कर दिया, तो उससे आपको c की वैल्यू मिल जाएगी, c प्लस 3 इक्वल टू 8, तो c की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 5। ऐसे हम एबीसीडी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज यही थी कि अप्रोचिंग टू इंफिनिटी का जब भी पॉलिनोमियल में क्वेश्चन आएगा पहले अप्रोचिंग टू जीरो चेंज करेंगे, और इसमें काफी स्टैंडर्ड टाइप है ये अंडर रूट के एक्सप्रेशन का सब्ट्रैक्शन या एडिशन। ये चीज तुम ऑलरेडी पहले भी क्वेश्चंस में कर चुके हो। कहां पे करते हैं, बेसिक रैशनलाइजेशन का मेथड आप पढ़ते हैं लिमिट्स निकालने के लिए, वही मेथड है। तो यहाँ पे t इक्वल टू जीरो पुट करने पे पता लगा ये भी जीरो को अप्रोच कर रहा है, ये भी जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो हम क्या करते हैं वो फैक्टर हटाने की कोशिश करते हैं जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जीरो जनरेट करता है।
तो अंडर रूट में जब ये एक्सप्रेशन होता है उसको रैशनलाइज इसलिए करते हैं ताकि वो फैक्टर जनरेट हो जाता है जो 0 जनरेट करता है और वो कैंसिल हो जाता है। इसीलिए जब भी अंडर रूट होगा तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करते वक्त हमें ध्यान रखना है, सिर्फ हमें अंडर रूट हटाना है यहाँ पे भी हटा दो, यहाँ पे भी हटा दो, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और नीचे क्या आएगा यहाँ पे डिवीजन में इन दोनों का एडिशन। तो यहाँ पे हमेशा वैल्यू निकालेंगे। अगर सपोज यहाँ अंडर रूट 1 है और अंडर रूट 1 है तो नीचे अंडर रूट 1 प्लस 1 आएगा। अगर अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 होता तो नीचे अंडर रूट 2 प्लस 2 आता। तो वो वैल्यू मैं यहाँ नीचे लिख लेता क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। उसके बाद में आपको डिग्री देखनी है। नीचे जो डिग्री है उससे ज्यादा वाली डिग्री की टर्म तो हमेशा ही आप हटा सकते हो। उसमें एबीसीडी में कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। और उससे जो बड़ी कम डिग्री वाली टर्म्स है वो सारी जीरो होनी चाहिए। ये कंडीशन लगा के अपन आंसर निकाल लेंगे और इक्वल डिग्री की टर्म्स है वो लिमिट आ जाएगी। तो इस तरह से हम ये सॉल्व कर सकते हैं एबीसीडी की वैल्यू। तो अलजेब्रिक लिमिट्स में दो ही इंपॉर्टेंट चीज थी, एक तो रैशनलाइजेशन वाली टेक्निक जिससे हमारे क्वेश्चंस एबीसीडी पे बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन आता है अलजेब्रिक लिमिट में, वो बोलता है आपको लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो लिमिट एग्जिस्ट हमेशा कब करेगी? 0/0 फॉर्म में और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में ही लिमिट एग्जिस्ट करती है, नहीं तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। ये कंडीशन हम अप्लाई करते हैं। तो ये हो गया हमारा अलजेब्रिक लिमिट्स वाला पार्ट भी खत्म। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में क्या इंपॉर्टेंट है? ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में बेसिक लिमिट्स तुम्हें पता होगी, sin x by x 1 होता है, tan x by x भी 1 होता है, 1 minus cos x upon x square हाफ होता है। और sin इनवर्स x by x की लिमिट भी 1 होती है, tan इनवर्स x by x की लिमिट भी 1 होती है। इन सब में क्या है? लिमिट x अप्रोचिंग टू 0। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि यहाँ पे अभी मैं आपको बताऊंगा इसको हम और फास्ट कैसे यूज करते हैं। और इसके साथ में हमको इनके सीरीज के कुछ एक्सपेंशंस होते हैं वो ध्यान रखने चाहिए। sin cos tan, sin इनवर्स और tan इनवर्स। अगर आपको cos इनवर्स का लिखना है तो आप π/2 माइनस sin इनवर्स, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है लिख लेंगे तो वो cos इनवर्स का एक्सपेंशन आ जाएगा। सीरीज एक्सपेंशन कहाँ काम में आता है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? मैं आपको दो मेथड बताऊंगा जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट से क्वेश्चन होते हैं, जिसमें एबीसी कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होती है। तो उसमें सीरीज एक्सपेंशन को यूज करके भी निकाल सकते हैं। सीरीज एक्सपेंशन को यूज करने से फायदा यह है कि ये जितने भी एक्सपेंशन है उसमें पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जनरेट हो रहा है, x की पावर 2, x की पावर 3। तो उसके केस में क्या कॉन्सेप्ट लग जाएगा जो अभी हमने पहले लगाया? क्या लगाया था पहले? जस्ट कॉन्सेप्ट हमने लगाया था कि नीचे जो डिनोमिनेटर में डिग्री है उससे हायर डिग्री की टर्म्स तो हटा दो क्योंकि उसमें तो कुछ आंसर आएगा नहीं। उसके बराबर वाली डिग्री की जो टर्म होगी उससे लिमिट आएगी और उससे छोटी डिग्री वाली टर्म्स के सारे कोफिशिएंट जीरो कर दो। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में है उसमें आप ये वाले टर्म्स ले लेंगे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की फॉर्म में, तो अब वो क्वेश्चन आपका अलजेब्रिक लिमिट्स का ही क्वेश्चन हो जाएगा। इसलिए वहां पे काम में आते हैं। तो जिस भी क्वेश्चन में कांस्टेंट की वैल्यू हमें निकालनी होती है उसमें मैं सीरीज एक्सपेंशन को जनरली यूज करता हूं। आप बिना सीरीज के भी कर सकते हैं बट सारे क्वेश्चन बिना सीरीज के नहीं हो पाते। तो अब यहाँ पे देखो सीरीज एक्सपेंशन से हम क्या चीजें सीख सकते हैं, ये क्या इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज ये लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 sin x by x 1 होता है, तो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, ये sin x है। अगर मैं इसको अपॉन में x कर दूं तो ये वैल्यू क्या आएगी? यहाँ x आएगा, यहाँ पे भी x आएगा, इसके डिवीजन में भी x आएगा, इसके डिवीजन में भी x आएगा, इसके डिवीजन में भी x आएगा और यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज उसके डिवीजन में x आने वाला है। तो ये मैंने sin x by x लिख दिया। तो ये वैल्यू क्या आ रही है? 1 माइनस x स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x4 by 5 फैक्टोरियल माइनस x7 by 7 फैक्टोरियल, ये आ रहा है। और x अप्रोचिंग टू 0 करेंगे तो ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, क्योंकि नीचे की डिग्री 1 है, ऊपर की डिग्री क्या है? 3 है। तो जो भी हायर डिग्री की टर्म्स है उसको लिखने की वैसे भी जरूरत नहीं है। तो लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। तो ये वैल्यू अपन डायरेक्ट इस सीरीज से समझ सकते हैं। दूसरी चीज जो sin x के बारे में इंपॉर्टेंट होती है वो क्या होता है? दिस इज नथिंग बट एन ऑड फंक्शन। तो हम इससे ये पता लगा सकते हैं कि जनरली इसमें जो भी x की टर्म्स आएंगी वो ऑड पावर वाली है। देखो यहाँ पे पावर 1, 3, 5, 7 और 3 है तो नीचे 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, ऐसे तुम उसको याद भी कर सकते हो क्योंकि ऑड फंक्शन है तो उसमें ऑड पावर की टर्म्स आती है। सेम चीज आप tan x में देखो, tan भी क्या है? एक ऑड फंक्शन है, तो इसमें भी ऑड पावर की ही टर्म्स आती है, 1, 3, 5। और यहाँ पे हमेशा ध्यान रखेंगे जो भी सीरीज एक्सपेंशन आपको याद रखना है, स्पेसिफिकली एग्जाम में जो आपके काम में आएगा वो 5 डिग्री से ज्यादा की टर्म्स का काम में नहीं आएगा। मतलब इतना तो एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए, डिग्री 5 की जो टर्म्स है x की पावर उससे ज्यादा का काम नहीं आएगा, जितना मेरा ऑब्जर्वेशन है लिमिट में जो क्वेश्चन बनाया जाएगा। तो इसमें यहां तक याद रखना है, इसमें भी यहां तक याद रखना है, इसमें डिग्री 4 तक भी याद रखोगे तो चलेगा। cos x में नोटिस करो ये कैसा है? एक इवन फंक्शन है, तो इसके जो एक्सपेंशन में आप देखोगे x की क्या है? इवन पावर की टर्म्स आ रही है। और यहाँ पे आप देखेंगे माइनस प्लस है, जैसे sin x में प्लस माइनस है, वैसे ही cos x में प्लस माइनस है, ऐसे चलता है। तो sin x cos x को याद रखना इजी है, प्लस माइनस चलता है, sin x में ऑड आएगा तो x आएगा, फिर x क्यूब आएगा, x5 आएगा, x7 आएगा और नीचे जो पावर है उसी का फैक्टोरियल। तो sin cos तो ऐसे हो गए, इसमें फैक्टोरियल नहीं आता, tan x पे ध्यान रखेंगे। sin इनवर्स और tan इनवर्स की ये सीरीज है, तो यहाँ पे x माइनस x क्यूब बाय 3, 5 बाय 5, 7 बाय 7, tan इनवर्स x भी क्या होता है? एक ऑड फंक्शन होता है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ रही है? ऑड की टर्म। यहाँ पे भी ऑड की टर्म है। sin इनवर्स x की सीरीज के आगे की टर्म्स देखो, मैं आगे के टर्म्स के बारे में तुम्हें बता दूंगा लेकिन वैसे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि आपको डिग्री 5 तक ही याद रखना है, ठीक है। अब ये सीरीज लिखी कैसे गई देखो, इसमें आप नोटिस करो पावर x की पावर 1 है और नीचे क्या है? वैल्यू 1 है। x की पावर 3 है, नीचे 3 है, x की पावर 5 है, नीचे 5 है। और इसके आगे जो वैल्यूज लिखनी है 5 से पहले जो भी आपके नेचुरल नंबर है वो लिखने हैं ऑर्डर से। 5 से पहले क्या नेचुरल नंबर है? 4, 4, 3, 2, 1 ऐसे लिखना है। 3 से पहले क्या नेचुरल नंबर है? 2 और 1, तो 2 और 1 ऐसे लिखना है। तो 5 के बाद में नीचे से चालू करेंगे 4, फिर ऊपर जाएंगे 3, फिर नीचे आएंगे 2, फिर ऊपर आएंगे 1, ऐसे लिखना है।
तो अगर इसकी नेक्स्ट टर्म अपने को लिखनी होगी तो अपन क्या लिखेंगे, x की पावर 7 अपॉन में क्या आएगा 7, 7 से पहले क्या आता है 6, फिर आएगा 6, ऊपर आएगा 5, फिर नीचे आएगा 4, फिर ऊपर आएगा 3, फिर नीचे आएगा 2, फिर ऊपर आएगा 1। ऐसे ये सीरीज लिखी हुई है ये वाली। यहाँ तक क्लियर है? सिर्फ tan x की जो सीरीज का एक्सपेंशन है उसमें कोई पैटर्न मेरे हिसाब से जनरली कोई बनता नहीं है। तो यहाँ पे इसमें कोई पैटर्न नहीं है। बाकी इसमें भी पैटर्न है, इसमें भी पैटर्न है, इसमें भी पैटर्न है। ये सीरीज आपको याद होनी चाहिए। एक तो ये चीज हमने बताई कि ये वाली जो सारी लिमिट्स है आप इससे निकाल सकते हो। अगर इसको भी x से डिवाइड करोगे तो बाकी टर्म्स हटा दो तो यहाँ 1 बचेगा, तो tan x क्या आएगा। लेकिन sin x और tan x में फर्क क्या है? sin x में क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 जब आप करेंगे sin x, यहाँ पे ये वैल्यू क्या आती है? ये वैल्यू आती है 1 माइनस अप्रोचिंग टू 0। यहाँ ये वैल्यू आती है 1 में से कोई वैल्यू सबट्रैक्ट हो रही है। तो ये हम लिमिटिंग वैल्यू 1 बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये जो वैल्यू होती है 1 से छोटी होती है। इस सीरीज से अपने को पता चल जाता है। और tan x में अगर आप देखेंगे तो लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 क्या है, tan x ये आएगा 1 प्लस, तो यहाँ पे ये वैल्यू आती है 1 प्लस समथिंग अप्रोचिंग टू 0। तो अगर अपने को इसकी ऑलमोस्ट एग्जैक्ट वैल्यू लिखना चाहे तो अपन लिख सकते हैं दिस इज नथिंग बट 1.0000000, सॉरी 1 से छोटी है ना वैल्यू, तो ये आएगा 0.99999 इस तरह से ये वैल्यू होगी। और अगर ये देखेंगे तो ये वैल्यू होगी 1.0000 इस तरह से 1। ये वैल्यूज कुछ ऐसी होती है। तो अपन ये बोल सकते हैं x अप्रोचिंग टू 0 पे sin x तो होता है 1 से छोटा, tan x होता है 1 से बड़ा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें हम ये क्या बोल सकते हैं इसमें, तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन बना लूं लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 100 sin x और लिख लो यहाँ पे प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 100 tan x, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, sin x तो 1 से जस्ट छोटा होता है, तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 99.9999 है। तो ये आंसर आएगा 99 क्योंकि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 99 होगा, और ये वैल्यू 100 से जस्ट बड़ी है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 100। तो ये आंसर 199 ये हम बोल सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे n लिख दूं, n sin x n इज एनी इंटीजर, तो इसका आंसर आएगा n माइनस 1, और यहाँ पे अगर मैं n लिख दूं तो इसका आंसर आएगा n के बराबर। ये अपने को समझ में आता है। तो ये चीज यहाँ से एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, सीरीज से हम ये चीज डायरेक्टली समझ सकते हैं। अब sin इनवर्स x अपॉन x अगर आप देखोगे तो sin x तो लेस देन 1 होता है, sin इनवर्स x अपॉन x क्या होता है, ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। हम लोग sin x की लिमिट 1 यूज करते हैं क्योंकि sin x की लिमिटिंग वैल्यू 1 ही होती है। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या प्रॉब्लम है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में ये प्रॉब्लम है कि वो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है लेकिन वो एक्जैक्टली 1 नहीं होती। तो इसलिए अपने को पता होना चाहिए कि किसको अप्रोच करती है, 1 से जस्ट छोटी है या 1 से जस्ट बड़ी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर और ऐसे वाले क्वेश्चंस में ये अपने को आइडिया होना चाहिए, वहां ये ऐसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो sin x तो लेस देन 1 होता है, लेकिन sin इनवर्स x अपॉन x देखोगे तो 1 प्लस समथिंग आ रहा है, तो वो वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। और tan इनवर्स x देखोगे तो वो लेस देन 1 होता है, x अप्रोचिंग टू 0। तो जस्ट इसका अपोजिट है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि sin x की वैल्यू ये है 1 से छोटी। अगर मैं x को लिख दूं sin इनवर्स t, मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया sin इनवर्स t, तो नीचे आ जाएगा sin इनवर्स t, ऊपर क्या आएगा t, क्योंकि sin ऑफ x कितना है t है। तो ये लिमिट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं, लिमिट x अब t अप्रोचिंग टू 0 t अपॉन sin इनवर्स t लिख सकता हूं भाई, और ये वैल्यू 1 है। तो sin x की वैल्यू 1 से छोटी होती है, तो t अपॉन sin इनवर्स t की वैल्यू 1 से जस्ट छोटी होती है। तो t अपॉन sin इनवर्स t 1 से छोटा है, तो sin इनवर्स t अपॉन t क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। इसीलिए हम इससे भी यहाँ पे इसको समझ सकते हैं। अब लास्ट वैल्यू बच गई है 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर। तो इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे और x स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, देखो ये 1 माइनस cos x यहाँ लिखो, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा x स्क्वायर बाय 2 माइनस x4 बाय 4 प्लस x6 बाय 6। और अपना क्या है, अपन x स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, तो कर दो इसको x स्क्वायर से डिवाइड, इसको करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, तो जो हायर पावर है उससे तो आंसर 0 आने वाला है। तो ये आएगी वैल्यू 1/2 फैक्टोरियल, तो ये 1/2 आ गई। और ये लिमिट आप ऐसे भी निकालते हैं, 2 sin स्क्वायर x/2 लिखते हैं, और आप ऐसे भी इवैल्यूएट करते हैं x अप्रोचिंग टू 0 पे वही वैल्यू आ जाती है। बट ये वैल्यू नोटिस करो, x²/2, तो ये 1/2 में से कुछ वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है, फिर ऐड हो रही है, लेकिन इन दोनों में आप देखोगे तो ये वैल्यू बड़ी है क्योंकि इसकी पावर 4 है, इसकी पावर 6 है। फ्रैक्शन की पावर जितनी ज्यादा होती है वैल्यू उतनी छोटी होती है, तो इन दोनों का सम नेगेटिव ही आएगा। तो 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर के बारे में अपन ये बोल सकते हैं कि जो 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर होता है ये वैल्यू लेस देन हाफ होती है। ये अपने को बताना चाहिए। इससे ये फायदा होता है कि सपोज मैं 100 टाइम्स ऑफ 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर लिखूंगा, तो वैसे तो अपन बोलेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 100 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर क्या होगा, तो उसमें अपन ये बोल सकते हैं लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 100 टाइम्स ऑफ 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो अपन ये बोल सकते हैं ये वैल्यू वैसे तो 50 होती है, तो आंसर 50 आना चाहिए, नहीं, ये वैल्यू पूरी कितनी हो जाएगी 49.99 होगी क्योंकि लेस देन हाफ। अगर ये ग्रेटर देन हाफ होता तो उसके केस में क्या हो जाता है, ये वैल्यू 50 से बड़ी आती, दोनों में डिफरेंस है। अब ये वैल्यू कितनी आएगी, अप्रोक्सीमेटली आएगी 49.9999, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 49।
लेकिन अगर मैं इसको लिख दूं एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, तो ये फिर 50 से बड़ी हो जाएगी, तो उसका ग्रेटेस्ट वेल्यू 50 आएगा। तो इस तरह से हम सीरीज से इसको एनालाइज कर सकते हैं, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके अलावा दो और लिमिट्स होती हैं जो मैं ध्यान रखता हूं, वो भी मैं तुम्हें बता देता हूं, एक ये वाली और एक ये वाली, x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब और x माइनस टेन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। ये भी मैं ध्यान रखता हूं, तुम चाहो तो इसको ध्यान रखो, मत रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम इसको यहां से भी निकाल सकते हो, देखो x माइनस साइन एक्स कर दोगे, अपॉन में एक्स क्यूब लेके जाओगे तो 1/3 फैक्टोरियल, देखो 1/6 यहां से दिख रहा है। टेन एक्स माइनस एक्स यहां ले जाओगे, अपॉन में एक्स क्यूब कर दोगे तो 1/3 यहां से दिख रहा है, देखो ऐसी कुछ वैल्यू। तो मैं इनको जनरली ध्यान रख लेता हूं, कैसे ध्यान रखता हूं मैं बता देता हूं, क्योंकि इसमें अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है डिग्री की। क्या चीज इंपॉर्टेंट है? डिग्री। एक तो डिग्री इंपॉर्टेंट है, डिग्री क्या होती है? एक्स की पावर। तो डिनोमिनेटर में नोटिस करो, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट मैंने लिखी हुई उसमें एक्स की पावर नीचे क्या है? यहाँ पे एक्स की पावर क्या है? 1। यहाँ क्या है? 1। यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 3। तो एक्स की पावर्स को नोटिस करना हमेशा स्टार्ट करो। जब तक कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट का क्वेश्चन आता है और नीचे डिनोमिनेटर में जो एक्स की पावर है 3 से ज्यादा नहीं है, तब तक तुम इन लिमिट्स को यूज करके आंसर निकाल सकते हो, कैसा भी क्वेश्चन। अगर 3 से ज्यादा पावर का क्वेश्चन आता है नीचे, तब आपको क्या करना पड़ेगा? उसके केस में आपको सीरीज का यूज करना ही पड़ेगा, तब सीरीज का यूज जनरली क्वेश्चन में आता है। तो अगर जे एडवांस में कभी भी क्वेश्चन आता है या कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन आता है, मैं हमेशा एक्स की पावर नोटिस करता हूं। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट का क्वेश्चन है, एक्स की पावर नोटिस करेंगे, डिनोमिनेटर में एक्स की पावर क्या है। हम तो यहां तक पढ़ते हैं लिमिट, मैं इसको भी इसलिए ध्यान रखता हूं क्योंकि डिग्री 3 तक मेरे को सीरीज अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, मेरे को पता है इसकी डायरेक्ट लिमिट अपन निकाल सकते हैं। कैसे फायदा आएगा वो मैं आपको बताऊंगा, हायर डिग्री के क्वेश्चन में कैसे इसको फिर सीरीज को यूज करना होता है। तो हायर डिग्री के टर्म्स में जो है आपको यहाँ पे सीरीज का यूज करके निकालना होगा। जैसे सपोज यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन और नीचे एक्स की पावर 6 लिखा है, तो उसके केस में मेरे कोई डायरेक्ट लिमिट से सॉल्व नहीं होगा, आपको सीरीज यूज करेंगे तब आसानी से सॉल्व होगा, नहीं तो कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। ये चीज ध्यान रखिए। दूसरी चीज ये डिग्री का इसलिए इंपॉर्टेंस है क्योंकि हमेशा हमारे दिमाग में एक इंपॉर्टेंट मेथड पता है कि हम एल हॉपिटल रूल लगा के हमेशा सॉल्व कर सकते हैं, ये अपन करते हैं। तो ये ध्यान रखिए, जितनी भी डिग्री की पावर एक्स की नीचे होगी उतनी बार आपको एल हॉपिटल रूल लगाना पड़ेगा अगर आपको आंसर निकालना है। जैसे ये साइन एक्स अपॉन एक्स लिखा, अगर मैं इसको सिर्फ एल हॉपिटल रूल से आंसर निकालूं तो क्या आएगा? ये 0/0 फॉर्म है, तो मैं डिफरेंशिएट करूंगा, ऊपर आएगा cos x, नीचे आएगा 1। x अप्रोचिंग टू 0 पे cos x की वैल्यू होती है 1, तो आंसर आ जाएगा 1। तो x की पावर 1 जो है वो यहां 0 जनरेट कर रहा था। तो 0 अगर नीचे से हटाना है, क्योंकि नीचे अगर कांस्टेंट वैल्यू आएगी तभी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तो अगर मैं एक बार डिफरेंशिएट कर दूंगा तो नीचे से 0 हट जाएगा, x की पावर 1 हट जाएगी। तो वो मेरे काम की चीज है, इसीलिए मैंने इसको डिफरेंशिएट एक बार किया, एक बार डिफरेंशिएट करते ही मेरे की इसकी लिमिट आ गई। अगर मेरे को इसकी लिमिट निकालनी है तो मैं इसमें एल हॉपिटल रूल अगर इसमें लगाऊं तो मैं क्या करूंगा? cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, तो sin x लगा दिया, अपॉन में आ गया 2x। मैंने एक बार एल हॉपिटल रूल लगाया, लेकिन मैं चाहता हूं पूरा क्वेश्चन एल हॉपिटल से ही करूं। तो मुझे फिर से दिख रहा है ऊपर और नीचे, नीचे x की पावर 1 है तो एक बार और एल हॉपिटल लगाऊंगा तो 2x cos x अपॉन 2 आ जाएगा। तो अब मैंने दो बार एल हॉपिटल रूल लगाया तो उससे क्या हुआ? x की पावर 2 से x की पावर 1 हुआ, x की पावर 1 से x की पावर 0 हुआ, तो अब ये लिमिट आ गई हाफ। तो अपनी आ गई दो बार एल हॉपिटल लगाते ही ये वाली लिमिट। ऐसे ही अभी मैंने यहाँ पे देखा x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स टू, तो अगर मेरे को इसको सिर्फ एल हॉपिटल से करना है तो मैं क्या करूंगा? एक बार डिफरेंशिएट करूंगा 1 माइनस कॉस एक्स, अपॉन में आएगा 3x2। अब इसके बाद में मैं एल हॉपिटल क्यों लगाऊं? इसीलिए हम ये लिमिट्स ध्यान रखते हैं, क्योंकि डिग्री 2 अगर दिख गई तो डिग्री 2 का जब भी क्वेश्चन होगा तो उसमें 100% यही क्वेश्चन बन रहा होता है 1 माइनस कॉस एक्स। तो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होता है? 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 इज 1/6। तो सीरीज की अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने डायरेक्ट ये लिमिट निकाल ली, यहाँ पे यही लिमिट आएगी। ऐसे अपने को ये निकालना है तो इसमें मुझे पावर 3 दिख रही है, एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स, अपॉन में आएगा 3x2, ये आएगा। तो अब मुझे दिख रहा है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब मोस्टली तो ये होना चाहिए, या अगर ये होंगे तो उसमें साइन स्क्वायर एक्स होगा और टेन स्क्वायर एक्स होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर भी 1 ही होता है। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे ये cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 बन जाएगा, अपॉन में 3x स्क्वायर। आप चाहें तो इसके बाद में भी एल हॉपिटल लगा सकते हैं, लेकिन मैं साइन कॉस में चेंज करूंगा तो मुझे दिख रहा है ये आएगा। अब cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 कितना होता है? साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो ये वैल्यू -1 हो जाएगी, और ये वैल्यू तो कांस्टेंट x अप्रोचिंग टू 0 पे 1 पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा -1/3। तो इसीलिए हम यहाँ पे डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो जब डिग्री 3 से कम की टर्म्स दिखती है अगर मेरे को, तो मुझे पता है ये स्टैंडर्ड लिमिट यूज करके जल्दी आंसर आएगा रेदर देन एल हॉपिटल, बट आप वो भी यूज कर सकते हो। तो एक तो डिग्री को हमेशा नोटिस करना, दूसरी चीज जो है हम इन लिमिट्स को डायरेक्टली कैसे लगाते हैं। तो मैं इनको लिमिट्स को कैसे लगाता हूं कि अगर जैसे सपोज ये लिमिट है तो मैं लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 को लिख लेता हूं 1 माइनस cos x को इक्वल टू x स्क्वायर बाय 2। मैं इस लिमिट को ऐसे भी अप्लाई करता हूं, मैं इसको यहां ले गया। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको ये छोटी लग रही होगी बट इससे मैं बहुत सारे क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कर देता हूं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो भी x की वैल्यू है वो यहाँ पे होनी चाहिए। अगर यहाँ 2x लिखा हुआ है तो उसको मैं 2x स्क्वायर बाय 2 लिख दूंगा, या 3x लिखा हुआ है तो उसको 3x स्क्वायर बाय 2 लिख दूंगा, बट होना ये चाहिए कि यहाँ वाली वैल्यू 0 को अप्रोच करनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है 1 माइनस कॉस 0 को हम लिखते हैं 0 का होल स्क्वायर बाय 2, लेकिन हम इस लिमिट को ऐसा तभी लिखते हैं जब ये पूरा का पूरा क्या है?
प्रोडक्ट में है या मल्टीप्लीकेशन में, डिवीजन में, सिर्फ तभी। एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऐसा हम कभी नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। जैसे इस लिमिट को मैं ऐसे लगा सकता हूं, लिमिट x अप्रोचिंग टू sin x को मैं x लिख सकता हूं, लेकिन तभी लिखूंगा जब ये प्रोडक्ट में है या डिवीजन में। एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। जैसे अब तुम बोलोगे सर यहां लिख लेते हैं ना sin x को x, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन में है, मल्टीप्लीकेशन में है। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में होता तो मैं इसको ऐसे लिखता। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस fx अपॉन fx का होल स्क्वायर भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको fx का होल स्क्वायर बाय 2 लिख सकते हैं, बट वो fx 0 को अप्रोच करना चाहिए। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स है उसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हर जगह आप देखोगे ना तो ये एंगल जो है ना, ये 0 को अप्रोच कर रहा होता है। ये देखो आप। तो अगर मेरे को कहीं पे भी x माइनस साइन x दिखता है ना, उसको x क्यूब बाई 6 लिख सकता हूं, अगर वो प्रोडक्ट में एक फैक्टर है तो हमेशा लिख सकते हैं अपन, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब मैं आपको बताता हूं ये वैल्यू तुम याद भी कैसे कर सकते हो, क्योंकि मैं तो इनको ध्यान रख लेता हूं। तो पहली चीज ये sin x हमेशा x से छोटा होता है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। x बड़ा होगा sin x से तो आंसर प्लस में आएगा, तो sin को अपन ऐसे ध्यान रखते हैं। tan x हमेशा x से बड़ा होता है तो ये वैल्यू आएगी नेगेटिव, तो sin यहां नेगेटिव। ठीक है, फिर 1 अपॉन में आंसर आता है, sin से होता है s से होता है 6 six, तो ये मैंने लिख लिया 6। t से होता है 3, तो मैंने यहां लिख लिया 3। तो तुम ऐसे इनको ध्यान रख सकते हो, बाकी तुम ऐसे निकालो, इट्स अप टू यू। बट ये क्या कभी कभी फटाफट सॉल्व करने के काम में आ जाता है। अब ये वाली जो लिमिट्स है इसको इनवर्स में चेंज करेंगे, तो इसमें x को sin इनवर्स t पुट करेंगे तो ये लिमिट ऐसे आ जाएगी, sin इनवर्स x माइनस x अपॉन x क्यूब, तो ये भी 1/6 होता है, और ये वाली आ जाएगी tan इनवर्स x माइनस x अपॉन x क्यूब, ये भी क्या हो जाएगा -1/3 आ जाएगा। साइन मैंने कैसे डिसाइड किया इन दोनों लिमिट्स का कि x जो है, ये रखो, ये देखो यहां लिखा sin x अपॉन x लेस देन 1 है, मतलब sin x जो है x से छोटा होता है x अप्रोचिंग टू 0 पे। तो अगर sin x जो है वो x से छोटा है, तो मैंने क्या बोला, ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू बड़ी है, तो इसका सब्ट्रैक्शन क्या है, पॉजिटिव आएगा, तो इसलिए मैंने पॉजिटिव लगाया, मैं ऐसे ध्यान रखता हूं। और जो tan x होता है वो x से बड़ा होता है, तो यहां पे ये वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। अब देखो, अब इनका हम एप्लीकेशन देखते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना है, अब कोई भी लिमिट का क्वेश्चन आता है, आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जो मैंने अभी तरीके बताया आपको, मैं बता। तो देखो मैं क्या सोचता हूं, मेरे को दिखा 1 माइनस कॉस, तो पहली बात तो देखो ये sin 4x लिखा हुआ है, इसको मैं लिख लूंगा सबसे पहले x की पावर 4, क्योंकि x अप्रोचिंग टू 0 है तो sin x को x लिख सकते हैं, तो ये x की पावर 4 है। और आप वो भी कर सकते हैं अपॉन x की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय x की पावर 4, बोथ आर द सेम थिंग्स until less they are in multiplication और division as a complete factor। आप डायरेक्टली उसको लिख सकते हो, sin x को आप हमेशा x लिख सकते हो अगर वो प्रोडक्ट में है या डिवीजन में, तो इसको मैंने x लिख लिया, पूरा फैक्टर होना चाहिए। अब मेरे को यहां दिख रहा है इसकी डिग्री कितनी है, 4 डिग्री है। तो अब हमने जो स्टैंडर्ड लिमिट्स पढ़ी उसको देखो, ये तो इसमें डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 2 का स्क्वायर हो गया काइंड ऑफ, राइट। तो डिग्री 2 किस में आता है, कोसाइन में आता है, और ये देखो क्वेश्चन में कोसाइन का है, एक फायदा। दूसरा फायदा ये कि अगर मैं इसको लिखता हूं x को 0 यहां पे, तो ये आएगा 1 माइनस 1, ये किसको अप्रोच कर रहा है, दिस इज अप्रोचिंग 0। तो मैंने तुम्हें अभी बताया 1 माइनस कॉस ऑफ 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 स्क्वायर बाय 2, ये बताया था मैंने, 1 माइनस कॉस 0 0 स्क्वायर बाय 2, वो जो 0 है कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो 0 अप्रोच कर रहा है फंक्शन क्या है, 1 माइनस कॉस। तो इस लिमिट को मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 1 माइनस कॉस x का होल स्क्वायर बाय, ऊपर है ये लिख सकता हूँ और नीचे लिख सकता हूँ x की पावर 4। अब आ गया क्वेश्चन ये 1 माइनस कॉस x अप्रोचिंग टू 0, तो 1 माइनस कॉस x को अपन क्या लिख सकते हैं, फिर से इसको अपन लिख सकते हैं क्योंकि ये जो वैल्यू है 0 को अप्रोच कर रही है, तो अपन इस वाले एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज x स्क्वायर बाय 2, क्योंकि यही बड़ा अपन है। तो अब ये क्वेश्चन कितना सिंपल है, देखो ये क्या आएगा, x स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर, तो आएगा x की पावर 4 बाय 4, अपॉन में 2 है ही, तो आ जाएगा 2x की पावर 4, तो कितना आएगा, x की पावर 4 से x की पावर 4 कैंसिल, आ गया आंसर बन रहा है। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो ये वाला जो टेक्निक है ये जब काम में आता है जनरली, जब कोई का पूरा फैक्टर आपको ऐसे दिख रहा है जैसे पीछे बनाया है, ऐसे ही दिख रहा है आपको 1 माइनस कॉस x, x माइनस sin x, x माइनस tan x, इसको आप डायरेक्टली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं प्रोडक्ट या डिवीजन में पूरा फैक्टर अगर है। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन, तो मैं तुम्हें यहाँ पे क्या बता रहा था, ये सबको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे ही मेरे को क्वेश्चन दिखा तो पहले मैंने इसको लिखा x, क्योंकि ये प्रोडक्ट में है, sin x या डिवीजन में है, पूरा फैक्टर है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं। मुझे दिखा 1 माइनस कॉस, तो मुझे दिखा 1 माइनस कॉस x अपॉन x स्क्वायर की लिमिट कितनी होती है, हाफ होती है, तो मेरे को ये दिखा यहाँ, ये चीज मुझे यहाँ दिखी। अब यहाँ पे x तो लिखा हुआ नहीं है, यहाँ लिखा हुआ fx, तो हमने बताया कि यहाँ पे x की जगह fx भी हो सकता है। अगर यहाँ fx है तो यहाँ पे fx का स्क्वायर होना चाहिए, तो हम इसको लिख सकते हैं fx का होल स्क्वायर बाय। अब ये जो fx है, कंडीशन यही है कि ये जो fx है ये 0 को अप्रोच करना चाहिए, तो अगर ये fx 0 को अप्रोच कर रहा है तो उसको आप fx का होल स्क्वायर बाय 2 लिख सकते हैं। ये पूरा 0 को अप्रोच कर रहा है, एक सिंगल फैक्टर है, तो इसको लिख सकते हैं fx का होल स्क्वायर बाय 2। अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ एक ही मतलब। अब ये हो गया 1 माइनस कॉस x, तो 1 माइनस कॉस x फिर से हो गया, x अप्रोचिंग टू 0 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर बाय 2, तो इसको मैंने x स्क्वायर बाय 2 लिख लिया, यहाँ पे ये आ गया, और क्वेश्चन लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 पे ही है, x की पावर 4 से x की पावर 4 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 1/2। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा।
बट ध्यान रखेंगे पूरा फैक्टर प्रोडक्ट में या डिवीजन में होना चाहिए। अब जैसे अपने को ये वाला क्वेश्चन दिखा, तो मैंने तुम्हें सब्स्टिट्यूशन का एक तरीका बताया था, जो मैंने अलजेब्रा में डिस्कस किया था कि सेम फंक्शन रिपीट करता है। ये जेईई में 2022 का क्वेश्चन है। ये देखो, जो अंडर रूट का मैंने क्वेश्चन कराया था ना, वही है। यहाँ पे अंडर रूट, यहाँ पे अंडर रूट, सबट्रैक्शन, और तुम इनकी वैल्यू निकाल के देख लो पाई बाय 2 पाई बाय 2 अगर यहाँ पुट करोगे तो ये क्या आएगी वैल्यू? 2 + 3 + 4 कितना होता है? 9। तो ये अंडर रूट ऑफ 9 लिखा हुआ है। तो ये भी क्या आएगा? डेफिनिटली अंडर रूट ऑफ 9 ही आएगा। पहली चीज तो ये। अब मेरे को ये दिखा, तो मुझे पता है इसको रैशनलाइज तो करना ही है, क्योंकि अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 9 ये हो गया 0। और ये जो tan स्क्वायर x है पाई बाय 2 पुट करोगे तो कितना आएगा? दैट इज इंफिनिटी। इंफिनिटी मल्टीप्लाइड बाय 0। लेकिन ध्यान रखेंगे इंफिनिटी मल्टीप्लाइड बाय 0 को अपन कैसे लिख सकते हैं? इंफिनिटी मल्टीप्लाइड बाय 0 नहीं, अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, अप्रोचिंग टू 0 है। तो इसको मैं लिख सकता हूं इंफिनिटी को 1/0। तो ये जो फॉर्म है दिस इज नथिंग बट अप्रोचिंग टू 0 अपॉन अप्रोचिंग टू 0। इसको मैं 0/0 लिख सकता हूं। और वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो tan स्क्वायर x है, अगर मैं उसको लिख लूंगा sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। तो यहाँ पे जो cos स्क्वायर x है, cos पाई बाय 2 0 होता है, तो देखो ये 0/0 फॉर्म हो गई। पहली चीज। अब sin स्क्वायर x की जो वैल्यू है मैं डायरेक्टली पुट कर सकता हूं, दिस इज नथिंग बट 1 लिख सकता हूं, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है और ये प्रोडक्ट में है। 0 तो है नहीं, इंफिनिटी है नहीं, तो 1 है तो उसको हटा दो। तो ये जो क्वेश्चन है मैं लिख सकता हूं ये वैल्यू अपॉन cos स्क्वायर x। पहली चीज ये। अब मुझे क्वेश्चन में दिख रहा है कि बारी-बारी से देखो sin x रिपीट कर रहा है। ये रहा sin x, ये रहा sin x, ये रहा sin x। पहली चीज तो मेरे को ये दिख रही है sin x रिपीट कर रहा है, राइट? तो मैं क्या कर सकता हूं कि sin x को इस t पुट कर देते हैं, क्वेश्चन छोटा कर देते हैं, इतना बड़ा क्यों लिखना है? तो मेरे दिमाग में ये आएगा कि अपन sin x को t पुट कर देते हैं। आप जैसे ही sin x को t पुट करोगे तो लिमिट चेंज हो जाएगी। लिमिट आएगा t अप्रोचिंग टू 1। ये आएगा। और ऊपर क्या आएगा? 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 की पावर हाफ, t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 2 की पावर हाफ, और सबट्रैक्शन में आएगा। अब मुझे पता है ये तो 0 जनरेट कर रहा है और अंडर रूट का एक्सप्रेशन है, और इसको मैं ऑलरेडी पॉलिनोमियल में चेंज कर चुका। जैसे ही मैंने t पुट किया तो पॉलिनोमियल में चेंज कर दिया। अब मुझे इसको रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करने पे क्या होगा? मुझे पता है रैशनलाइज करने पे रूट हट जाता है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से रूट हटा लूंगा ऊपर। ऊपर वाले को रूट हटा के ही लिखूंगा। क्या लिखूंगा यहाँ पे? 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। मैंने रैशनलाइज कर दिया, मेरे को पता है स्क्वायर आएगा। फिर इसको सबट्रैक्ट करूंगा, इसका स्क्वायर तो आएगा t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 2। ये मैंने रैशनलाइज करके लिखा। अब ऊपर को जब रैशनलाइज किया तो इसके प्लस से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो डिवीजन में भी क्या आएगा? इसका प्लस आएगा, तो नीचे क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ 9 प्लस अंडर रूट ऑफ 9। दिस इज रैशनलाइजेशन। अब ये तो हो गया। अब बोलोगे सर आपने sin x को t पुट किया, लेकिन यहाँ तो cos स्क्वायर x है। cos को भी तो अपन sin में लिख सकते हैं, तो नीचे क्या आएगा यहाँ पे? 1 माइनस t स्क्वायर। ये आ गया हमारा क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया। अब अपने को कोई दिक्कत ही नहीं है। ऊपर क्या आएगा? 2t स्क्वायर माइनस t स्क्वायर, ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2, और नीचे क्या आएगा? 1 माइनस t स्क्वायर। अब कितना सिंपल क्वेश्चन, और ये हो जाएगा 1/6 लिमिट t अप्रोचिंग टू 1। अब उसके बाद में तुम डिफरेंशिएट कर लो या फिर फैक्टराइज करके कैंसिल कर लो, एक ही बात है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई? तो आपका आंसर हम इस तरह से अब आगे निकाल सकते हैं। तो ये हमेशा चीज नोटिस करना स्टार्ट करो, जो भी लिमिट का क्वेश्चन है, जो वैल्यू रिपीट कर रही है, फंक्शन रिपीट कर रहा है, जस्ट फोकस ऑन दैट। नेक्स्ट है यहाँ पे ये क्वेश्चन। अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन आता है जिसमें हमें साइन, कॉस, साइन ऐसे लिखा, और उसमें हमें कोई कांस्टेंट इवैल्यूएट करना है, जैसे ए और बी, वो बोल देगा लिमिट एग्जिस्ट करती है ए और बी निकाल। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है सीरीज, दूसरा होता है एल हॉपिटल रूल। ट्रिग्नोमेट्रिक में हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी क्वेश्चन है तो लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी? जब अप्रोचिंग टू 0 बाय अप्रोचिंग 0 की फॉर्म होगी। इसके जो एबीसीडी जो आपको कांस्टेंट निकालने वाले क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो इसी पे होते हैं। एक्स अप्रोचिंग टू 0 में नीचे क्या आएगा? 0। तो ऊपर भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, क्योंकि लिमिट तभी एग्जिस्ट करती है। तो हम x इक्वल टू 0 ऊपर भी पुट करके यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं। ऊपर 0 पुट करोगे तो क्या आएगा? 0 0, और ये आ गया b। तो 0 + 0 + b, वो भी 0 को अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि नीचे अगर 0 है ऊपर भी 0 होना चाहिए, तभी लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है। तो उससे हम बोल देते हैं b की वैल्यू होगी 0। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अब b की वैल्यू 0 है तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये हटा दिया, b की वैल्यू आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं? अगर हमें ये क्वेश्चन है, ये x³ है नीचे, x² नहीं, ये लिख लिया मैंने यहाँ पे। अब अगर मैं 0 पुट करता हूं तो कई क्वेश्चन ऐसे भी स्टार्ट होते हैं कि जब मैंने यहाँ 0 पुट किया तो ये 0/0 फॉर्म ऑलरेडी है। तो ऐसा ऐसे केस में क्या होगा? आपका जो कांस्टेंट है वो नहीं निकलेगा। सही बात है। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे इस स्टेप के बाद में आप यूज करेंगे एल हॉपिटल रूल। दिस इज द नेक्स्ट स्टेप टू सॉल्व द क्वेश्चन। एल हॉपिटल रूल क्या बोलता है? अगर कोई भी 0/0 फॉर्म है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अगर आप उसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करें। तो एल हॉपिटल रूल से ऊपर क्या आएगा? 2 cos 2x प्लस में आएगा a cos x, अपॉन में क्या आएगा? 3x²। तो अब अपना जो क्वेश्चन है वो ये बोलता है यहाँ पे कि ये जो लिमिट इधर लिखी हुई है और ये जो लिमिट इधर लिखी हुई है, दे बोथ आर इक्वल। तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि जब भी क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आपको कांस्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में निकालना है और लिमिट एग्जिस्ट करती है या लिमिट की वैल्यू हमें देनी है, ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो दो तरीके होते हैं सॉल्व करने के, फर्स्ट इज सीरीज एक्सपेंशन, दूसरा एल हॉपिटल रूल। तो एल हॉपिटल रूल ये बोलता है कि यहाँ पे लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है, अगर वो 0/0 फॉर्म है तो उसकी लिमिट निकाल सकते हैं हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके। दिस इज व्हाट एल हॉपिटल रूल स्टेट्स। अब ध्यान रखेंगे 0/0 फॉर्म जो होती है वो इनडिटरमिनेट होती है, लेकिन अप्रोचिंग टू 0 बाय अप्रोचिंग टू 0 जो है उस फॉर्म की हम लिमिट हमेशा निकाल सकते हैं।
भी शायद किसी ने मेरे से पूछा कि सर लिमिट कैसे एग्जिस्ट करेगी? लिमिट एग्जिस्ट करेगी अगर 0 बाय 0 को वो अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पे जब हम b की वैल्यू बोलते हैं तो हम ये बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो b इक्वल टू 0 हम बोलते हैं कि वो वैल्यू होनी चाहिए इक्वल टू 0, क्योंकि तभी ये अप्रोचिंग टू 0 या अप्रोचिंग टू 0 का डिवीजन बनेगा, तभी ये लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में हमेशा ध्यान रखेंगे लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी जब अप्रोचिंग टू 0 बाय अप्रोचिंग टू 0 फॉर्म होगी। तो आप यही कंडीशन लगाते हैं, सिंपली 0 पुट करते हैं, ऊपर भी 0 होना चाहिए, नीचे भी 0, से b आ जाएगा 0। फिर आपका क्वेश्चन हो सकता है यहां से स्टार्ट हो कि ऑलरेडी अप्रोचिंग टू 0 बाय अप्रोचिंग टू 0 है, उसके केस में यहां तो b आ गया था अपना, इसी केस में फिर वहां तो b आएगा ही नहीं। तो अगर ऐसा होता है तो आपको क्या करना है, जब आप इस स्टेप पे पहुंच जाए कि आपके कांस्टेंट नहीं निकल रहे, 0 पुट करने पे ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, तब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एल ऑपरेटर रूल लगा के इसको डिफरेंशिएट करेंगे। क्योंकि हमें पता है एल ऑपरेटर रूल बोलता है कि ये जो लिमिटिंग वैल्यू होगी और ये जो लिमिटिंग वैल्यू है सेम होती है अगर आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हैं। उसके बाद में फिर से हम 0 पुट करेंगे, तो अगर आप फिर से 0 पुट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर का एक्सप्रेशन 0 को अप्रोच कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि न्यूमरेटर का एक्सप्रेशन भी 0 को अप्रोच करना चाहिए, तभी लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या आएगा 2 प्लस a, ये होना चाहिए इक्वल टू 0, ये चीज हम यहाँ पे बोल देंगे, ये भी 0 को अप्रोच करना चाहिए। तो अगर 2 प्लस a 0 आ जाएगा तो यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज -2। अब अगर आपको लिमिट निकालनी है तो इसके बाद आप लिमिट भी निकाल सकते हैं, a की जगह -2 कर देंगे, तो आएगा 2 cos 2x माइनस 2 cos x अपॉन में 3x स्क्वायर। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है नीचे डिग्री 2 है, एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं अगर, यहाँ साइन आ जाएगा, यहाँ साइन आ जाएगा, डिग्री 1 sin x अपॉन x और उसकी वैल्यू आ जाएगी, फिर आंसर आ जाएगा। यहाँ पर मुझे दिख रहा है डिग्री 2 है, तो cos x के साथ में +1 -1 करके भी आप लिमिट निकाल सकते हैं। अगर आपसे लिमिट पूछी जाती तो यहाँ से मैं इसको आगे ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन इतना मेरे को करने की जरूरत नहीं, इससे भी एक तरीका फास्ट और है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मुझे दिख रहा है नीचे डिग्री 3 है, ऊपर यहाँ sin x और यहाँ पे भी sin x मुझे दिख रहा है। तो मुझे पता है इस x क्यूब को मैं छोटा कर सकता हूँ, अगर मैं sin 2x को लिख लेता हूँ 2 sin x cos x, और मैं यहाँ पे मुझे दिख रहा है sin x कॉमन ले लूं, तो sin x अपॉन x वाला जो पार्ट है उसकी वैल्यू मैं डायरेक्टली 1 लिख सकता हूँ, बिकॉज़ दैट इज ए सिंगल फैक्टर। या मैं जो sin x कॉमन आया है उसको x लिख सकता हूँ क्योंकि वो प्रोडक्ट में है, और वो जो x है डिनोमिनेटर के x क्यूब को कैंसिल करके x स्क्वायर बना देगा। तो अब ये क्वेश्चन हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 cos x + a अपॉन x स्क्वायर। अब x अप्रोचिंग टू 0 पुट करोगे, लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी 0 बाय 0 फॉर्म, ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0, तो इसका मतलब a + 2 जो होना चाहिए 0। देखो a की वैल्यू यहाँ से आगे -2, अब ये -2 आप यहाँ पुट कर देंगे, तो अब इसके आगे आपकी लिमिट आ जाएगी 2 कॉमन cos x - 1 अपॉन x स्क्वायर, ये -1/2 होता है, तो ये आंसर आ जाएगा -। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप ऐसे होता है कि 0 बाय 0 फॉर्म में लिमिट एग्जिस्ट करती है, जब 0 बाय 0 फॉर्म बन गई उसके हिसाब से इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद में एल ऑपरेटर से फिर से 0 बाय 0 फॉर्म में लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ऐसे आप इक्वेशन बनाते जाएंगे। दूसरा तरीका होता है सीरीज को यूज करना, जैसे यहाँ पे sin x है cos x है, तो आपको sin x और cos x की सीरीज यूज करनी है। अब इसमें हमेशा डिनोमिनेटर की डिग्री का आप ध्यान रखेंगे कि डिनोमिनेटर में डिग्री क्या का एक्सप्रेशन दिया हुआ है। जैसे अगर मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखूंगा तो ये क्या है, डिग्री 3। तो अपन जो ऊपर एक्सप्रेशन है sin cos, इसमें आप डिग्री 5 डिग्री 7 की टर्म्स लेने का कोई फायदा नहीं है, आपको सिर्फ कहां तक लेनी है टर्म, डिग्री 3। इसमें भी कहां तक लेनी है, डिग्री 3। डिग्री 3 नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा आप डिग्री 4 ले लो, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे डिग्री 4 की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो sin x का एक्सपेंशन अपने को पता है, x - x³ by 3 फैक्टोरियल, आगे की टर्म मैंने नहीं ली। sin 2x का कैसे लिखेंगे, x की जगह 2x लिख लेंगे तो ये 2x आ जाएगा, ये 2x का क्यूब, आगे की टर्म मैंने नहीं ली। cos x का हमने एक्सप्रेशन लिख लिया ये। अब मैंने आगे की टर्म यहाँ क्यों नहीं ली, क्योंकि अगर मान लो आप x की पावर 5 ले भी लेते हैं, तो मैंने आपको बताया था x की पावर 5 अपॉन x क्यूब क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, ये 0 होना है। तो वो कॉन्सेप्ट आ गया अब यहाँ पे। तो यहाँ पे दिव्य रंजन बोल रहा है कि sin 2x अगर है और लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 पे है तो हम उसको 2x पुट कर सकते हैं, उसको 2x नहीं पुट कर सकते, वो होता है लिमिट x अप्रोचिंग टू कुछ भी है, a लिखा हुआ है, sin ऑफ fx, उसको आप fx पुट कर सकते हो इफ fx अप्रोचिंग टू 0। अगर sin 2x की बात करते हैं x अप्रोचिंग टू 0 पे, तो आप उसको 2x पुट करो, ना कि x। यहाँ जो भी फंक्शन है वो आपको पुट करना है x अप्रोचिंग टू 0 पे, तो आप अपना फंक्शन क्या है यहाँ पे 2x, और ये 0 को अप्रोच कर रहा है। और अगर ये प्रोडक्ट में फैक्टर है तो आप इसको ये पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डिवीजन में तो भी पुट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब हम वापस चलते हैं यहाँ पे, तो मैं बोल रहा था कि यहाँ पे सीरीज में आपको वहीं तक टर्म लेनी है, डिग्री जो नीचे है, इसीलिए डिग्री को नोटिस करना स्टार्ट। अगर यहाँ डिग्री 5 की टर्म होती तो मैं ये भी टर्म लेता और इसमें ये भी लेता, और डिग्री 6 की यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो डिग्री 6 अपॉन में डिग्री 6 क्या हो जाएगा, डिग्री 5 क्या हो जाएगा, वो 0 ही आएगा, क्योंकि x की पावर 6 अपॉन x की पावर 5 तो कैंसिल हो जाएगा। तो आपको हमेशा ऐसे एक्सप्रेशन लिखना है। आप कंडीशन क्या लगाएंगे, जो हमने पॉलीनोमियल वाले में लगाई थी अलजेब्रा में, तो जो भी कांस्टेंट टर्म है वो 0 होनी चाहिए। मतलब हम क्या करेंगे, x क्यूब से जो पहले वाले कोफिशिएंट्स वो सारे 0 होने चाहिए। तो हम बोलेंगे x की पावर 0 की टर्म 0 होनी चाहिए, x की पावर 0 का कोफिशिएंट 0, x की पावर 1 का कोफिशिएंट 0, x की पावर 2 का कोफिशिएंट 0, ये सारे 0 होने चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 नहीं होंगे तो अपॉन में x क्यूब लिमिट आएगी नहीं, x स्क्वायर अपॉन x क्यूब क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x अप्रोचिंग टू 0 पे इंफिनिटी जाएगा, लिमिट नहीं आएगी। तो x की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म। तो देखो कांस्टेंट टर्म सिर्फ यही आ रहा है, ठीक है, हम बोल सकते हैं b की वैल्यू होगी, ये हो गया खत्म। अब हम बात करते हैं x की पावर 1, तो x की पावर 1 में देखो ये a आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 2, और यहाँ पे तो x की पावर 1 है नहीं, तो हम यहाँ से बोलेंगे a + 2 = 0।
ए की वैल्यू भी आ गई। अब एक्स स्क्वायर का देखो कोई कोफिशिएंट है क्या? एक्स स्क्वायर का यहाँ तो है नहीं, यहाँ तो है नहीं, यहाँ पे भी बी ही है, इससे भी क्या आएगा बी इक्वल टू। तो ऐसे आप कर सकते हो। उसके बाद में जो एक्स एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है उसको अलग लिखो। यहाँ पे एक्स क्यूब क्या है? -8/3 फैक्टोरियल, क्योंकि उससे आपकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। -8/3 फैक्टोरियल ये हो गया यहाँ पे एक्स क्यूब का, यहाँ पे क्या है -a/3 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -a/3 फैक्टोरियल और एक्स क्यूब आ जाएगा, और यहाँ तो एक्स क्यूब है नहीं, तो इससे आपकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, ये आपकी लिमिट आ जाएगी। ए की वैल्यू आप पुट कर देना यहाँ पे -2, हाँ ये आएगी लिमिट, तो ए की वैल्यू आप -2 पुट कर देना, तो ये 2/3 फैक्टोरियल -8/3 फैक्टोरियल -6/3 फैक्टोरियल, तो ये माइनस बना जाएगी लिमिट। तो ऐसे आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं सीरीज के एक्सपेंशन को यूज करके। ऐसे हम सीरीज को यूज करते हैं, वहां तक हम लेते हैं, फिर उसके बाद में जो पॉलिनोमियल वाला मैंने बताया था वो मेथड आप यूज कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा, अगर सपोज डिनोमिनेटर में x की पावर 6 नहीं लिखा होता, यहाँ पे sin रेज़ टू पावर 6 x लिखा होता, तो भी मैं उसको यहाँ पे अगर x की पावर 6 की जगह लिखा होता क्वेश्चन में, सपोज sin रेज़ टू पावर 6x, तो इसको भी मैं x की पावर 6 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये प्रोडक्ट में फैक्टर है, x अप्रोचिंग टू 0 है, तो sin x को x लिख सकते हैं, 6 आ जाएगा। ऐसे भी अपन इसको लिख सकते हैं। ये समझ में आ गया? अब देखो क्वेश्चन में क्या है, डिग्री 6 है, तो मैं हमेशा डिग्री पे नोटिस करता हूँ, यहाँ पे जो क्वेश्चन बनाया जाता है, ये डिग्री जो है ये इंपॉर्टेंट है। तो डिग्री इज 6, डिग्री 6 में हमने कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी नहीं, तो 100% या तो आप क्या करोगे, इसको 6 बार डिफरेंशिएट, 6 बार नहीं तो एटलीस्ट 3 बार तो करना पड़ेगा। 3 बार करोगे तो एक्स क्यूब आएगा, और उसकी अपने को स्टैंडर्ड लिमिट पता है, अपन यूज कर सकते हैं। तो 3 बार क्यों डिफरेंशिएट करें भाई, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 3 बार, हमें दिख रहा है बहुत गंदी कैलकुलेशन आने वाली। तो मेरे दिमाग में आया कि सीरीज हम यहाँ पे एक्सपेंशन यूज करें, इसलिए सीरीज के एक्सपेंशन काम में आ जाता है। देखिए सीरीज का कहाँ एक्सपेंशन आएगा, साइन एक्स की सीरीज अपने को पता है, लेकिन ये तो साइन ऑफ साइन एक्स है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि साइन ऑफ साइन एक्स की जगह यहाँ पे भी साइन एक्स होता, तो मैं साइन एक्स की सीरीज यहाँ पे यूज कर सकता था, ये बात। तो इसीलिए मैंने क्या किया, ये किया कि इसको मैं टी पुट कर देता हूँ, इससे क्या होगा, ये साइन टी हो जाएगा, इसकी सीरीज का एक्सपेंशन मुझे पता है। ये टी स्क्वायर है वो तो हो गया पॉलिनोमियल में चेंज, और ये जो एक्स है इसको हम क्या पुट कर सकते हैं, साइन इनवर्स टी, उसका भी सीरीज का एक्सपेंशन अपने को पता है, उसके साथ में फिर अपन वो भी यूज कर लेंगे, साइन इनवर्स टी का सीरीज एक्सपेंशन, तो ये अपने को पता है, ये अपने को पता है, तो ये दोनों सीरीज के एक्सपेंशन अपन यहाँ यूज कर लेंगे। अब अपने को कहां तक टर्म लेनी है, तो नीचे डिग्री देखेंगे 6, तो यहाँ पे डिग्री 6 से आगे नहीं जाना, डिग्री 6 से आगे यहाँ भी नहीं जाना, तो देखो डिग्री 5 तक की टर्म लिखी, यहाँ पे भी डिग्री 5, डिग्री 7 लिखने की अपने को जरूरत नहीं है, तो सिर्फ इतना एक्सपेंशन आपको यहाँ पे लिखना है, अपॉन में टी की पावर 6 आ जाएगा। अब अपने को पता है अगर इसकी लिमिट निकालनी है, तो लिमिट कहां से निकलेगी, टी की पावर 6 से ही निकलेगी, तो आपको इसके प्रोडक्ट में सिर्फ वही टर्म देखनी है जो टी की पावर 6 जनरेट कर रही है, बाकी सब भूल जाइए, क्योंकि लिमिट निकालनी है अपने को, एबीसीडी कांस्टेंट नहीं निकालना। लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी जब ऊपर से टी की पावर 6 की टर्म आएगी। टी की पावर 6 कैसे आएगा, जब आप क्या करेंगे, टी को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, दैट इज टी की पावर 5 की टर्म, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से टी की पावर 6 आएगा। और टी की पावर 6 कैसे आ सकता है, टी की पावर 6 आ सकता है जब टी क्यूब को आप टी क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, तो टी की पावर 6 आ सकता है। या टी की पावर 6 कैसे आ सकता है, ये जो टी की पावर 1 है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं टी की पावर 5, तो टी की पावर 6, अब इनके आप कोफिशिएंट लिख लो, इसकी यहाँ पे इसका क्या आएगा, टी की पावर 6 आएगा 1/5 फैक्टोरियल, इसका प्रोडक्ट क्या आएगा 1/6 और 1/3 फैक्टोरियल, तो 1/6 3 फैक्टोरियल और प्लस और माइनस आ जाएगा माइनस, ये आ गया हमारी सेकंड वाली टर्म, ये अपनी सेकंड वाली टर्म आ गई, ये आ गई अपनी फर्स्ट वाली टर्म, और जो थर्ड वाली टर्म है वो है ये वाला, इसका प्रोडक्ट इसके साथ है, तो ये 3/40 लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 3/40। अब इसमें टी की पावर 6 कैंसिल हो जाएगी, तो अब आपको इसको टी स्क्वायर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नोटिस करो टी मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर है, ये कैंसिल ही होना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बस अब यहाँ से आपकी लिमिट आ जाएगी, ये टी की पावर 6 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 1/120 माइनस 1/36 3/40, आंसर आ जाएगा 1/8। तो ऐसे केसेस में सीरीज का यूज आता है, अगर x की जो डिग्री है 2 से या 3 से ज्यादा हो जाती है, तो हम इसके बारे में सोच सकते हैं। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे चलते हैं, नेक्स्ट हेलो सो वो डिनोमिनेटर में टी टू पावर 6 कैसे आया, अच्छा सॉरी टी की पावर 6 कैसे है, टी की पावर 6 कैसे आया, तो मैंने जब x को लिखा साइन इनवर्स टी, तो डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में आएगा साइन इनवर्स टी की पावर 6, ये तो आएगा ना भाई। यस अब साइन इनवर्स टी भी तो टी होता है, ये नहीं होता, लिमिट टी अप्रोचिंग टू 0 पे अपन लिमिट पढ़ी थी, लिमिट टी अप्रोचिंग टू 0 पीछे पढ़ा था, साइन यस इनवर्स टी बाय टी भी कितना होता है, 1 होता है, इसको अपन टी लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, समझ में आया, इसको अपन टी लिख सकते हैं क्योंकि यस ये पूरा फैक्टर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टी लिखो और मूव ऑन। नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल और लॉग लिमिट्स। तो एक्सपोनेंशियल की ये होता है लॉग की लिमिट, एक्सपोनेंशियल की लिमिट और एक की लिमिट, ये सब लिमिट सबने पढ़ी हुई। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में हमने देखा x अप्रोचिंग टू 0 पे होता है, कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट का क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो x अप्रोचिंग टू 0 बनाने की कोशिश करते हैं। सेम ही चीज एक्सपोनेंशियल और लॉग में भी x अप्रोचिंग टू 0 बनाने की कोशिश कर सकते हैं।
अब यहाँ नोटिस करो क्या है, अगर x को 0 पुट करोगे तो यहाँ पे log of 1 plus x है, तो log के अंदर की वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है? दिस इज अप्रोचिंग टू 1। log के अंदर की वैल्यू e की पावर x में किसको अप्रोच कर रहा है? 0। ये किसको अप्रोच कर रहा है? 0। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ log of 1 plus x अपॉन x, ये वाली लिमिट मैं कैसे लिख सकता हूँ? ये मैं लिख सकता हूँ log of 1 plus x is equal to x लिख सकता हूँ। ये मैं हमेशा लिख सकता हूँ, मैंने वही किया जो मैंने साइन के साथ किया, इसको यहाँ ले गया, इसको x लिख सकते हैं। ऐसे ही मैं e की पावर x minus 1 by x को क्या लिख सकता हूँ? इसको x लिख सकता हूँ, अगर x अप्रोचिंग टू 0। तो ये चीज हमेशा लगेगी। अगर मैं लिखूँ e की पावर fx minus 1, उसको मैं हमेशा fx लिख सकता हूँ। अगर fx अप्रोचिंग टू 0 है, और क्या होना चाहिए? ये प्रोडक्ट और डिवीजन में ही फैक्टर होना चाहिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ऐसे हम इसको x ln a हमेशा लिख सकते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट होता है इनका सीरीज एक्सपेंशन, log of 1 plus x और e की पावर x, ये हम ध्यान रखेंगे। 1 plus x plus x square by 2 factorial x by 3, ये कहाँ काम आएगा? एबीसीडी कांस्टेंट निकालने के लिए, या लिमिट का ऐसा क्वेश्चन जिसमें x की पावर 1 नीचे नहीं। देखो यहाँ पे डिग्री नोटिस करो 1, तो नीचे x की पावर 1 से ज्यादा होते ही 2 3 4 अगर नीचे आता है log एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन है, या तो आपको एल हॉपिटल रूल यूज करना पड़ेगा, या आपको सीरीज एक्सपेंशन यूज करना पड़ेगा। ये हिंट है, अगर x की पावर 1 से जनरली ज्यादा आपको दिखता है तो अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन देखते हैं जैसे ये। तो मैंने आपको बताया log of 1 plus x को आप x लिख सकते हो। अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन अपने को लिमिट इवैल्यूएट करनी है, मैंने x को 0 पुट किया, मुझे पता है log है, log के अंदर मोस्टली 1 होगा, क्योंकि नीचे sin 0 है, इसको मैं 0 लिख सकता हूँ। तो ये जो 3x है, पहली बात तो मैं इसको लिख लेता हूँ, sin 3x को 3x, क्योंकि x अप्रोचिंग टू 0 है, sin fx को हम fx लिख सकते हैं, प्रोडक्ट या डिवीजन में फैक्टर है, नो प्रॉब्लम। अब ये आ गया, अगर मैंने यहाँ पे 0 पुट किया तो ये 0 आएगा और ये क्या आएगा? 1। तो अपने को ये दिख रहा है ये किसको अप्रोच कर रहा है? 1 को अप्रोच कर रहा है, सही बात है, ये भी किसको अप्रोच कर रहा है? 1। तो हम ये सोच सकते हैं कि हम इसी से डिवाइड करें, इससे डिवाइड नहीं कर रहे हम। अब इस लिमिट को नोटिस करो ना, ये है log of 1 plus x upon x। इस लिमिट में ये नोटिस करने वाला है कि ये इधर लिखा हुआ है log of 1 plus fx upon fx, सही है। और अगर fx अप्रोचिंग टू 0 है तो इसकी वैल्यू हम 1 लिख सकते हैं, राइट? यही है। तो अब मैंने बोला कि हम लिमिट ऐसे भी लगा सकते हैं, log of 1 plus x को हम लिख सकते हैं x, क्योंकि यहाँ पे भी log of 1 ही है। तो इसको मैं सर क्या x क्या लिखूँ? x क्या आएगा यहाँ पे? तो हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर log के अंदर अलग से 1 नहीं लिखा हुआ, जैसे यहाँ पे देखो ऑलरेडी 1 लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा? इसके अंदर 1 जनरेट कर लूंगा, इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखूंगा, 1 plus fx लिखूंगा। तो यहाँ पे ये जो अंदर का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसे लिखूंगा 1 plus fx। fx अपना क्या हो जाएगा? sin 7x cos 3x का सम, और क्योंकि मैंने 1 ऐड किया है तो ये माइनस बनाया। तो अब अपना ये हो गया log of 1 plus fx, और यहाँ पे जो fx है वो देखो 0 को अप्रोच कर रहा है, आपको ये दिख रहा होगा। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि log of 1 plus x को हम x लिख सकते हैं, x अप्रोचिंग टू 0 पे, तो log of 1 plus fx को fx लिख सकते हैं, fx अप्रोचिंग टू 0 पे। तो ये जो मेरे को पूरा एक्सप्रेशन दिखा ना, तो मेरे को पता है कि अंदर की वैल्यू अगर 0 को अप्रोच करेगी, जो वैल्यू वो मुझे उसके बराबर लिखना है। तो मुझे पता है अगर ये 1 आ रहा है, इसमें से 1 सबट्रैक्ट कर दूंगा, ये 0 को अप्रोच करेगा, तो log के अंदर जो वैल्यू है उसकी आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। यही मैंने लिखा है, तो फिर से हम समझेंगे यहाँ पे log of 1 plus fx, मुझे दिख रहा है log के अंदर 1 आ रहा है, तो मैं इस लिमिट को डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूँ। इसको डायरेक्टली अप्लाई हम कैसे करते हैं? हम वहां 1 जनरेट करते हैं log के अंदर। कभी भी log के अंदर की वैल्यू 1 को अप्रोच कर रही है लेकिन 1 नहीं है, तो आप 1 ऐड और सबट्रैक्ट करेंगे, फिर ये 1 plus fx अपने आप जनरेट हो जाएगा, जिसको आप डायरेक्टली fx लिख सकते हैं। तो ये आ गया। अब नोटिस करो डिग्री, इसकी डिग्री क्या है भाई? इसकी डिग्री है 1 है, और ऊपर वाले टर्म्स में देखो sin 7x की डिग्री क्या है? 1, क्योंकि 7x ही लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है 3x और sin 7x को मैं अगर अलग करूं तो इसकी लिमिट मैं निकाल सकता हूं, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, ये तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। कैसे कर जाएगी? 7x upon 3x लिख सकता हूं, क्योंकि अलग से मैं लिमिट निकाल सकता हूं। और हम अलग अलग भी तब कर सकते हैं जब आप इसकी लिमिट निकाल सकते हो और इसकी भी लिमिट निकाल सकते हो, इसीलिए मैंने इसको अलग अलग किया। तो उसके लिए मैं हमेशा डिग्री नोटिस करता हूँ। तो sin 7x की डिग्री क्या है? जो 7x की डिग्री है, क्योंकि sin 7x को हम वैसे लिख सकते हैं 7x, इसकी डिग्री मैं बोल सकता हूं दैट इज 1। और cos x minus 1 की डिग्री क्या होती है? उसको हम x square by 2 लिखते हैं, तो इसकी डिग्री मैं बोल सकता हूं 2। तुम एक बात बताओ, ये डिग्री 1 है, नीचे भी डिग्री 1 है, तो डिग्री 1 अपॉन डिग्री 1 अलग करोगे, इसकी लिमिट आ जाएगी। प्रॉब्लम तब होती है ऊपर कम डिग्री और नीचे ज्यादा डिग्री, अगर ऐसा होता है तो लिमिट नहीं होती। और यहाँ पे डिग्री 2 है और डिग्री 1 है, तो डिग्री 2 मतलब लाइक x स्क्वायर, नीचे डिग्री 1 है मतलब x, तो मुझे दिख रहा है दिस इज लाइक x स्क्वायर, दिस इज लाइक x, और वो कितने x का स्क्वायर? 3x का स्क्वायर, इट डजंट मैटर। बट मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पे कि ये जो वैल्यू है लिमिट, दिस विल अप्रोच टू 0। आप निकाल भी सकते हो यहाँ पे cos 3x minus 1 को क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ 3x का होल स्क्वायर बाय 2 अपॉन में 3x कैंसिल होके x अप्रोचिंग टू 0 पे वो 0 ही आने वाला है, और ये वाली लिमिट आ जाएगी 7/3। तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये सबको क्लियर होना चाहिए। तो ऐसे हम लॉग की डायरेक्ट लिमिट ऐसे लगा सकते हैं कि प्रोडक्ट में फैक्टर, तो प्रोडक्ट में इस तरह से फैक्टर लिखा हुआ, उसको आपको कैसे डायरेक्ट लिखना है वो आप समझ सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट एक और इलस्ट्रेशन है, जैसे देखो ये लिखा, तो ये लॉग, हाँ बोलो।
फिर डायरेक्ट अगर हम लोग cos 3x कॉमन ले लेते हैं बाहर निकाल देते हैं, उसमें डायरेक्ट आ जाता बस इतना कॉमन ले लेते यहाँ पे, हाँ। फिर क्या आता? तो फिर वो log बाहर हो जाता, तो सिर्फ 1 प्लस साइन 7x बाई cos 3x बचता, वो टेंस टू 0 है, तो उसे लिख सकते थे साइन 7x बाई cos 3x हाँ ऐसे भी कर सकते, डिवाइडेड। हाँ हाँ कर सकते, ठीक ही बात। अब नेक्स्ट है यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ, तो ये x अप्रोचिंग टू 1 है, log है, एक्सपोनेंशियल है, तो मुझे पता है x अप्रोचिंग टू 0 वाले क्वेश्चन होते हैं, और इसमें मुझे रिपीटिंग होती हुई चीजें दिख जाती है, जैसे यहाँ पे देखो x(x 1), x(x 1), x(x 1), ये जेई मेन का क्वेश्चन है, दिखने में काफी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर तुम डायरेक्टली एल ऑर्बिटल और रूल का सोचोगे तो कैलकुलेशन ज्यादा बढ़ेगी। पहले x(x 1) को t रखते हैं, x अप्रोचिंग टू 1 है तो t अप्रोचिंग टू 0 आएगा, e की पावर t, ये e की पावर माइनस t हो जाएगा, और ये 4t हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन अपना ये है, देखो इसकी लिमिट निकाल। अब मेरे को इसकी लिमिट निकालनी है, तो 0 पुट करेंगे तो ये 1 - 1 0 अपॉन 0, 0/0 फॉर्म इसके अंदर है, तो मैं लॉग को बाहर ले लेता हूँ, इसकी लिमिट निकाल लेता हूँ 0/0 फॉर्म, उसको सॉल्व कर लूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ के बाद में मैं एल हॉस्पिटल का सोच सकता हूँ, क्यों सोच रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो इसकी डिग्री कितनी है 1, डिग्री 1 का मतलब एक बार डिफरेंशिएट और आंसर आ जाएगा। अब इस तरह से इसका यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं, इस स्टेप के बाद एक बार डिफरेंशिएट किया ऊपर नीचे और आंसर आ जाएगा। तो एल हॉस्पिटल रूल सही है, बट क्वेश्चन अगर सिंप्लीफाई कर सकते हो बिना उसके, इट मेक्स नो सेंस। तो कॉमन है, ये चीज बारी बारी रिपीट हो रही है, इसको टी पुट करना, ये सब चीजें अपनी ध्यान रखें। अब एक और लिमिट मैं बताता हूँ, e की पावर x माइनस x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू हाफ, ये कैसे आती है, ये यही से आती है। इसको अगर तो हम x, हाँ बोलो तो आपने लॉग के अंदर लिमिट को कैसे ले गए? इसको ये लॉग के अंदर कैसे ले लॉग गया, के अंदर लॉग के, हम लॉग के अंदर, लॉग एक क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, लॉग के अंदर हम लिमिट ले जा सकते हैं। क्यों ले जा सकते हैं, अभी मैं तुम्हें 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी फॉर्म बताऊंगा ना, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। तुमने अगर 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी फॉर्म का डेरिवेशन देखा है, नो सर, fx, डेरिवेशन नहीं देखनी है। उसमें fx की पावर gx होता है ना, जिसमें अभी मैं आगे बताऊंगा कि कैसे अपन ले जा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो लॉग बेसिकली क्या है, t अप्रोचिंग टू 0 पे ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, दिस इज क्रिएटिंग 0/0। वो तो लॉग तो ये बोल रहा है जो आंसर आएगा उसका अपन लॉग ले लेंगे, लॉग प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है, लॉग के अंदर का जो एक्सप्रेशन है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उस एक्सप्रेशन की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं अलग से और उसको पूरे पे लॉग लगा सकते हैं, इट डजंट मैटर। अगर आपको लिमिट एल निकालनी है तो आप लॉग एल निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे अपन देखेंगे एफ एक्स की पावर जी तो वहां और समझ आए। अब जैसे मैंने तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री में बताई ना, x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब और x माइनस tan x अपॉन एक्स क्यूब, वो भी ध्यान रखता हूँ, तो वैसे मैं यहाँ पे ये ध्यान रखता हूँ। ये काफी कॉमन और इंपॉर्टेंट लिमिट है जो बारी बारी यूज आती है, इसको तुम आसानी से डिराइव कर सकते हो, इसको डिफरेंशिएट करके, या फिर यहाँ से x को यहाँ ले जाओगे, 1 को यहाँ ले जाओगे, तो e की पावर x माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड करोगे अगर तुम्हें वही वैल्यू मिलेगी, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड करो क्या आएगा 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल, लेकिन ये x/3 फैक्टोरियल आएगा, x अप्रोचिंग टू 0 तो 0 का, ये 1/2 फैक्टोरियल 1/2 आ जाएगा। एक जैसे क्वेश्चन दिखाता हूं मैं तुम्हें, कॉम्प्लिकेटेड दिखने वाला, अपने को लिखा हुआ है अल्फा बीटा इसके रूट्स, और अपने को ये लिमिट निकालनी है, देखो कुछ तो गंदा सा लिखा है। अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स है, इसका मतलब क्या है, अल्फा बीटा अगर x की जगह यहां पुट करोगे तो ये 0 को जनरेट करेगा। तो ये एक्सप्रेशन नोटिस करो यहाँ पे, ठीक है, ये रहा। तो अगर मैं बीटा यहां पुट करूंगा तो ये किसको अप्रोच करेगा, दिस विल अप्रोच टू 0, यहां पुट करूंगा तो ये किसको अप्रोच करेगा, दिस विल अप्रोच टू 0। ये दिख रहा है अपने को, तो ये 0 को अप्रोच करेगा। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है x नहीं दिख रहा, अपने को क्या दिख रहा है fx, यहाँ पे x भी हो सकता है, यहाँ पे fx भी हो सकता है, बट fx मस्ट अप्रोच टू 0, तभी ये काम की चीज है, और नीचे भी fx हो सकता है। तो कहने का मतलब है मैं लिख सकता हूँ e की पावर fx माइनस fx माइनस 1, तो लिख सकता हूँ मैं fx का होल स्क्वायर बाय 2, इसको राइट में ले गए। अगर fx अप्रोचिंग टू 0, ये मैं तब लिख सकता हूँ जब ये पूरा का पूरा एक फैक्टर है। तो जैसे ही मुझे दिखा यहाँ पे अब ये x नहीं है, ये क्या अपना, ये अपना fx, ये भी क्या अपना fx, तो मुझे दिख रहा है, देखो जान करके देखो, यही चीज यहाँ पे दी गई, तो उसने क्या किया, क्वेश्चन यहीं से बनाया, अब उसमें क्वाड्रेटिक डाल दिया, उससे क्या फर्क पड़ेगा, तो अपन इसको लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचिंग टू बीटा fx का होल स्क्वायर बाय 2, fx क्या अपना 2 का x स्क्वायर प्लस bx प्लस c का होल स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा 2, और नीचे तो डिनोमिनेटर में x माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ, वो अपन देखेंगे। तो अपने को तो दिख रहा है 2 2 जा 4 और ये 2 तो बाहर आ जाएगा 2, और क्वेश्चन ये है लिमिट x अप्रोचिंग टू बीटा x स्क्वायर प्लस bx प्लस c का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये दिख रहा है। तो अब देखो x अप्रोचिंग टू बीटा पे नीचे वाली चीज कहां जा रही है, ये 0 पे जा रही है, ये तो अपने को दिख ही रहा है, ये तो 0 पे अप्रोच कर रहा है।
ये 0 को अप्रोच कर रहा है, तो ऊपर भी ये फैक्टर आना चाहिए। तो अपने को पता है, आपको क्वाड्रेटिक में हम कैसे लिख सकते हैं इसको? इसको हम लिख सकते हैं x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा। इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 टाइम्स लिमिट x अप्रोचिंग टू बीटा, x माइनस बीटा का होल स्क्वायर और x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। अपॉन में क्या आ जाएगा? x माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। या फिर तुम इस स्टेप के बाद में इसको 2 बार डिफरेंशिएट भी कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। 2 बार डिफरेंशिएट करोगे, नीचे से x माइनस बीटा हट जाएगा, वैसे भी आंसर आ जाएगा। और ऐसे भी इसको आप लिख के सॉल्व कर सकते हो। और बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर क्या होता है? डिफरेंस ऑफ रूट्स तुम्हें पता होगा, फार्मूला होता है डिफरेंस ऑफ रूट्स का, फार्मूला होता है अंडर रूट d बाय मॉड। मैग्नीट्यूड ऑफ a क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स d स्क्वायर। d स्क्वायर कितना होता है? d स्क्वायर माइनस 4ac, d स्क्वायर माइनस 4c। ये आंसर आ जाएगा अपना ऑप्शन नंबर। ऐसे अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये नीचे वाला 2 कहां से आया? ये मैंने देखो यहाँ लिखा e की पावर fx माइनस fx माइनस 1 इक्वल टू fx का होल स्क्वायर बाय 2। तो ये fx हमारा ये है, इसका होल स्क्वायर आएगा और अपॉन में आएगा। तो ये वाली एक इंपॉर्टेंट लिमिट होती है एक्सपोनेंशियल की, जो हम पढ़ते नहीं है, हमें पढ़ाते नहीं है, कि स्टैंडर्ड नहीं मानते, बट मेरे हिसाब से ये काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने तुम्हें sin x और tan x में बताया। तो अब होता क्या है, जो भी लॉग और एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चन आते हैं, अगर उसके नीचे x की पावर 2 से ज्यादा हो जाता है, तो हमेशा अपने को सीरीज में जाना पड़ेगा। सीरीज में ध्यान रखेंगे, log ऑफ 1 प्लस x का तो ये एक्सप्रेशन है, x की जगह अगर माइनस x लिख दूं तो मैं log ऑफ 1 माइनस x का भी एक्सपेंशन लिख सकता हूं। ये माइनस x स्क्वायर बाय 2 माइनस x क्यूब बाय 3 माइनस x फोर बाय 4 ऐसे आए। और e की पावर माइनस x का लिखना है तो 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x माइनस x क्यूब बाय 3 प्लस प्लस माइनस ऐसे वहां पे वो चलेगा। अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे सपोज अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब सब कुछ आ गया इसमें, एक्सपोनेंशियल भी है, पॉलिनोमियल भी है और साइन भी है। तो पहले मुझे दिखा x अप्रोचिंग टू 1। ध्यान रखना, x अप्रोचिंग टू 1 पे देखेंगे तो ये साइन पाई है। क्या है ये? साइन। मैं लिमिट एनालाइज करता हूं, मुझे दिख रहा है एक ये फैक्टर है, मुझे दिख रहा है एक ये फैक्टर, 2 फैक्टर तो मुझे दिख रहे हैं। अगर मैं x को 1 पुट करता हूं तो ये वैल्यू क्या आ रही है? साइन पाई। मेरे दिमाग में हमेशा ये आता है साइन x है, उसको मैं x लिख दूं क्योंकि प्रोडक्ट है, लेकिन x अप्रोचिंग टू 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप x को 1 पुट करेंगे तो ये वैल्यू पाई को अप्रोच कर रही है। ध्यान रखना, ये 0 को अप्रोच नहीं कर रही। किसको अप्रोच नहीं कर रही? 0 को अप्रोच नहीं कर रही। 0 को अप्रोच नहीं कर रही तो इसको हम पाई x नहीं लिख सकते। इस तरह के क्वेश्चन 2 बार तो जेईई में आ गए और एक बार पहले जेईई एडवांस में भी आया। जैसे तुमने शायद ये वाला क्वेश्चन किया होगा, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 sin स्क्वायर पाई cos 4x अपॉन x की पावर 4 या ऐसा कोई क्वेश्चन शायद जेईई में था, x4 था, x स्क्वायर था, मुझे याद है। ऐसा कोई क्वेश्चन था, अपने को लिमिट निकालना था। अब x अप्रोचिंग टू 0 पे ये sin स्क्वायर पाई है, ये 0 को अप्रोच नहीं कर रहा, तो इसको हम पाई cos 4x नहीं लिख सकते। पहली चीज ये। अब जब भी ऐसा होता है कि sin के अंदर 0 नहीं आ रहा, tan के अंदर 0 नहीं आ रहा, 0 आना चाहिए, 0 हमारा फेवरेट है, तो हम 0 जनरेट करते हैं। वो कैसे करते हैं? जैसे मैंने log में किया, log में मुझे 1 चाहिए था, 1 नहीं था, तो मैंने 1 ऐड सब्ट्रैक्ट किया। इसलिए मैं वहां पे वो एक कॉमन तरीका तुम्हें बता रहा था, ऐड सब्ट्रैक्ट करने वाला। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? 0 जनरेट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे sin पाई x, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पाई आ रहा है, तो मैं इसमें से क्या करूंगा? पाई सब्ट्रैक्ट करूंगा और पाई ऐड करूंगा। इससे यहाँ पे क्या होगा? मैंने साइन के अंदर जनरेट कर दिया 0। एक ये तरीका होता है क्वेश्चन के बारे में सोचने का, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ ये क्लियर हो गया? अभी 0 आ गया, तो अब साइन पाई प्लस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा। तो ये जो डिनोमिनेटर का एक्सप्रेशन है, इसको मैं इसलिए ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस साइन ऑफ पाई एक्स माइनस पाई। अब मुझे दिख रहा है x अप्रोचिंग टू 1 पे ये 0 को अप्रोच कर रहा है, दिस इज अप्रोचिंग टू 0। तो जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ पाई एक्स माइनस पाई, या मैं लिख सकता हूँ पाई कॉमन ब्रैकेट में 1 माइनस। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ। सेम चीज आप यहाँ कर सकते हो। मुझे इसमें पाई दिख रहा है तो मैं क्या करूंगा? इसमें पाई ऐड करूंगा और पाई सब्ट्रैक्ट करूंगा, माइनस पाई और प्लस पाई। साइन पाई प्लस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा, लेकिन स्क्वायर है तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब मुझे पता है ये वाली जो वैल्यू है ये 0 को अप्रोच कर रही है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पाई cos 4x माइनस पाई। ये जो क्वेश्चन है मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। जो 0 को अप्रोच कर रहा है वो अलग लिया है, साइन पाई प्लस थीटा, तो साइन थीटा का नेगेटिव ही होता है, लेकिन पावर स्क्वायर है तो वो साइन थीटा ही आने वाला है। अब जो साइन थीटा, ये वाला जो थीटा है 0 को अप्रोच कर रहा है, तो वो थीटा मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूँ। दूसरी चीज आपको यहाँ पे क्वेश्चन में ही हमेशा दिख जाएगा, जैसे एक्स अप्रोचिंग टू क्या लिखा हुआ है। तो मैंने तुम्हें हमेशा बताया है कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल लिमिट है उसमें यहाँ पे क्या होता है? एक्स अप्रोचिंग टू 0, व्हिच इज आल्सो यूजफुल फॉर अस। तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि मेरे को यहाँ 0 चाहिए, तो मैं x माइनस 1 अप्रोचिंग टू 0 दिख रहा है, तो मैं x माइनस 1 को पहले t मान लेता हूँ, ताकि हमारा क्वेश्चन t अप्रोचिंग टू 0 हो जाए। ऐसा मैं इसलिए सोचता हूँ क्योंकि साइन के अंदर मुझे 0 नहीं दिख रहा, तो मेरे को हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़। तो यहाँ पे मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर हम सोचेंगे तो
वो अपन नहीं सोच पाएंगे क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी जीरो है, फिर क्या करेंगे? तो इसीलिए अपने को दोनों तरीके पता होने चाहिए। इसमें अगर मैं x की जगह x माइनस वन को t पुट कर दूंगा, मतलब x को मैं पुट कर दूं 1 प्लस टी, तो भी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या होगा? देखो 1 प्लस टी पुट करोगे तो क्या आएगा? ये आएगा साइन पाई प्लस आई टी। साइन पाई प्लस थीटा कितना? माइनस साइन थीटा। अब देखो t अप्रोचिंग टू जीरो में साइन पाई टी आ गया, हमारे लिए फायदा है क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस पाई टी। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन अगर इसको x माइनस वन को t पुट करोगे तो सब जगह आपको t पुट करना पड़ेगा। दिस इज आल्सो द वे यू कैन स्टार्ट द क्वेश्चन। तो अगर मैं इस तरह से करता हूँ तो ये मेरा एक इंपॉर्टेंट थॉट प्रोसेस होता है कि देखो कभी भी दिखता है ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में जीरो नहीं है, और मुझे दिख रहा है साइन एक प्रोडक्ट फैक्टर में जिसको मैं x लिखता हूँ इन जनरली, क्योंकि x अप्रोचिंग टू जीरो होता है, जीरो नहीं है तो मैं जीरो बना लेता हूँ। इसको मैं स्टार्ट द क्वेश्चन। तो हम इस तरह से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को कि मैं यहाँ पे मैंने लिखा ये लिमिट t अप्रोचिंग टू जीरो, ऊपर क्या आ जाएगा n मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस t की पावर n प्लस 1, माइनस में आएगा n प्लस 1 1 प्लस t की पावर n, प्लस में आएगा 1 अपॉन में क्या आएगा? साइन पाई टी, जिसको मैंने माइनस पाई टी डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि माइनस साइन पाई टी आएगा, माइनस पाई टी लिख लिया उसको। और e की पावर x माइनस e क्या आएगा? तो यहाँ पे आएगा e की पावर t प्लस 1 माइनस e, ये आएगा एक्सप्रेशन। अब यहाँ नोटिस करो e की पावर x माइनस 1 जनरेट हो सकता है क्योंकि मैं इस एक्सप्रेशन को लिख सकता हूँ इस वजह से e कॉमन लेके, तो ये e की पावर t माइनस 1 आएगा। e की पावर t माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं? डायरेक्टली t लिख सकते हैं t अप्रोचिंग टू जीरो। तो देखो इसमें भी हमें फायदा हो गया, इसको मैं डायरेक्टली t लिख, इसीलिए t अप्रोचिंग टू जीरो जनरेट करना मेरे लिए यूजफुल है। तो अब ये क्वेश्चन हो गया, तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है? नीचे क्या आएगा डिनोमिनेटर पे? अगर पूरा डिनोमिनेटर का हम पार्ट ले लें, ये क्या जनरेट हो रहा है नीचे? ये जनरेट हो रहा है माइनस पाई ई टी स्क्वायर, और ऊपर आ रहा है ये। तो अब मुझे दिख रहा है टी अप्रोचिंग टू जीरो, नीचे टी स्क्वायर है, तो मैं दो बार ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि दो बारी में यहाँ से टी स्क्वायर हट जाएगा। अब इसके बाद में मैं यूज करूँ एल हॉस्पिटल रूल, रेदर देन कि जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिया हुआ है वहां यूज करूँ एल हॉस्पिटल रूल। स्टार्टिंग में क्या ऊपर का डेरिवेटिव लीजिए, नीचे का डेरिवेटिव लेंगे तो कॉम्प्लिकेशन आएगी, ये भी आएगा, साइन भी आएगा, इट विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड। अगर हम कैसे करके इसको पॉलिनोमियल में चेंज करते हैं तो हमारे लिए वो इजी रहता है सॉल्व करना। तो अब हम एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे तो फिर क्या आएगा? टी अप्रोचिंग टू जीरो, यहाँ पे पहले टर्म का आएगा एन एन प्लस 1 1 प्लस टी की पावर एन, ये आपको पता होगा, माइनस में आएगा एन एन प्लस 1 1 प्लस टी की पावर एन माइनस 1, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? माइनस 2 पाई ई और टी आ जाएगा, टी की पावर 1 मिल गया। अब ऊपर आप नोटिस करो, देखो एन एन प्लस 1 1 प्लस टी की पावर एन, देखो कॉमन दिख रहा है, बाहर निकाल लेंगे, इट विल बिकम ईजियर। एन एन प्लस 1 बाहर लिख लेंगे, 1 प्लस टी की पावर एन बाहर लिख लेंगे, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस टी और माइनस 2 पाई ई और टी। तो अब देखो टी यहाँ जीरो पुट करोगे कांस्टेंट है, तो ये एन एन प्लस 1 अपॉन 2 पाई ई आएगा, और यहाँ पे अगर आप एलसीएम लोगे तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, ये भी बना है। ये लिमिट कितनी आएगी? माइनस एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 पाई। अब एन की वैल्यू 100 पुट करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा माइनस 5050 अपॉन 5। तो इट वुड लुक ए कॉम्प्लिकेटेड बट इट इज ए इजी क्वेश्चन अगर आप उसमें उस तरह से लिमिट के बारे में सोचोगे। नेक्स्ट हम देखते हैं ए और बी वाला क्वेश्चन। हाँ बोलो। इसमें हम लोग डायरेक्ट बाइनोमियल यूज कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो, तो एल ऑपरेटर का जरूरत पड़ेगा। इट्स अप टू यू, आप क्वेश्चन को कैसे देखते हो ना। मैं अपनी अप्रोच बता रहा हूँ, मेरे को एग्जाम में क्वेश्चन दिखता है तो मैं क्या देखता हूँ, मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत तरीके हो सकते हैं लिमिट है ना, मैं इसको सीरीज से भी कर सकता हूँ, e की पावर x की सीरीज लिखूं, sin पाई x की सीरीज लिखूं, वैसे भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, इट डिपेंड्स कि आप उसको किस तरह से क्वेश्चन को देख रहे हो। अब इसके बाद में हम एक और क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज दिस वन। तो जहां पे अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, साइन है, कॉस है, तो इसमें हम यहाँ पे एबीसी कांस्टेंट निकालना है, तो कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, साइन एक्स को एक्स लिख सकते हैं क्योंकि प्रोडक्ट में है, एक्स अप्रोचिंग टू जीरो, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर। उसके बाद में हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे यहाँ पे कि हमें पता है लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, 0/0 फॉर्म। तो ध्यान रखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी 0/0 फॉर्म, एक्सपोनेंशियल और लॉग में भी 0/0 फॉर्म में ही लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो हम यही कंडीशन लगाते हैं कि इसकी लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी जब न्यूमरेटर भी 0 को अप्रोच करेगा, डिनोमिनेटर भी 0 को अप्रोच करेगा। तो x को अगर हम यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये आएगा a, ये आएगा माइनस b और ये आएगा प्लस c। तो ऊपर a माइनस b प्लस c आ रहा है, नीचे आ रहा है 0। लिमिट एग्जिस्ट करेगी जब दोनों वैल्यू 0 को अप्रोच करेंगी, तो ऊपर वाली वैल्यू भी 0 को अप्रोच करनी चाहिए, मतलब लिमिट के हिसाब से बोलेंगे वो वैल्यू इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो हम ये कंडीशन अप्लाई करते हैं यहाँ पे। फिर अब हमें पता है कि ये कंडीशन जैसे हमने अप्लाई कर दी तो ये 0/0 फॉर्म बन गई है, तो हम एल ऑपरेटर रूल लगा सकते हैं। ऊपर का डेरिवेटिव लेंगे a की पावर x, इसका b cos sin x हो जाएगा, माइनस e की पावर माइनस x अपॉन में आएगा x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। इसकी लिमिट भी तब एग्जिस्ट करेगी जब ये 0/0 फॉर्म होगी। तो फिर अब हम x को 0 पुट करेंगे, तो ये आएगा a, ये आएगा 0, ये आएगा माइनस c। तो ऊपर a माइनस c आ रहा है, नीचे आ रहा है 0, तो कंडीशन लगाएंगे a माइनस c होना चाहिए, ये बनेगी दूसरी इक्वेशन। फिर हमने अब फिर से करेंगे 0/0 फॉर्म हो गई क्योंकि हमने a माइनस c को 0 पुट कर ही दिया है। तो हम एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, एल ऑपरेटर रूल लगाएंगे। दो बार क्यों डिफरेंशिएट करना है? क्योंकि नीचे एक्स स्क्वायर है, तो नीचे तभी यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, उसके बाद में कोई कंडीशन नहीं लगेगी। तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन बन गया है। अब x को 0 पुट करेंगे तो आपकी लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, उसको इक्वेट कर देंगे 2 से।
तो ऐसे एबीसी में 3 इक्वेशन आपको एबीसी निकालना है तो आप आसानी से इवैल्यूएट कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन को हम सीरीज के एक्सपेंशन से सॉल्व कर सकते हैं और अगर नीचे x की पावर 2 से ज्यादा होती तो आपको दिख रहा है कि आपको और भी बहुत बार डिफरेंशिएट करना पड़ता। तो सीरीज में वो चीज काम में आ जाती है कि आपको यहाँ पे अगर x की डिग्री 2 से ज्यादा है, 4 है, 5 है, तो सीरीज एक्सपेंशन बिकम्स मोर यूजफुल। तो यहाँ पे हम उसके केस में सीरीज को करते हैं यूज। तो यहाँ पे सीरीज एक्सपेंशन किसका यूज करेंगे? e की पावर x का, cos x का और e की पावर माइनस x का। नीचे की डिग्री 2 है तो ऊपर डिग्री 2 तक की ही टर्म आप लेंगे, उसी से फायदा होगा। तो अब हम यहाँ पे क्या कंडीशन लगाएंगे? x स्क्वायर है नीचे, तो ऊपर x की पावर 0 का कोफिशिएंट 0 मतलब कांस्टेंट टर्म 0। कांस्टेंट टर्म क्या है? a, यहाँ पे माइनस b और यहाँ c। तो a माइनस b प्लस c 0 होना चाहिए। फिर x की पावर 1 का कोफिशिएंट 0, तो यहाँ पे आ जाएगा ax, यहाँ पे x तो है ही नहीं, यहाँ पे माइनस cx, तो a माइनस c होना चाहिए 0। फिर आपका आएगा जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है उससे निकलेगी लिमिट। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट a/2 फैक्टोरियल, यहाँ पे है b/2 फैक्टोरियल, यहाँ है c/2 फैक्टोरियल। तो लिमिट जो आएगी a/2 फैक्टोरियल प्लस b/2 फैक्टोरियल प्लस c/2 फैक्टोरियल, वो जो लिमिट है उसको इक्वेट कर देंगे 2 से। 3 इक्वेशन यही बन रही है, यहाँ पे भी ये बन रही है। ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सीरीज एक्सपेंशन इज बिकम्स वेरी यूजफुल अगर x की डिग्री जो है यहाँ पे 2 से बहुत ज्यादा हायर अगर होती है। तो इसी तरह के एबीसी वाले वैल्यूज जो क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन जे एडवांस में बनाए जाते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर्म 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी फॉर्म। तो इसमें हम लिखते हैं अगर fx की पावर gx है, इसको भी एक्सपोनेंशियल लिमिट में ही काउंट करते हैं। तो अगर fx की पावर gx है x अप्रोचिंग टू a, जिसमें क्या है fx तो 1 को अप्रोच कर रहा है और जो gx है वो इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। ध्यान रखेंगे जो फॉर्मूला अब हम यहाँ लिखने वाले हैं सिर्फ उसी केस में लगेगा जब fx 1 को अप्रोच कर रहा है और gx इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू e की पावर लैम्डा लिख के, और जो लैम्डा होता है वो क्या लिखते हैं? fx माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय पावर gx। नहीं निकाल सकते ये वैल्यू। अब ये आता कैसे है? तो एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो लिमिट होती है इसको हम लिख लेते हैं l और दोनों तरफ ले लेते हैं हम log। जब भी fx की पावर gx का क्वेश्चन है 1 की पावर इंफिनिटी है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं आंसर। ध्यान रखना अगर इंफिनिटी की पावर अप्रोचिंग टू 0 है या इंफिनिटी की पावर अप्रोचिंग टू इंफिनिटी है, या क्वेश्चन ऐसा है अप्रोचिंग टू 0 की पावर अप्रोचिंग टू 0, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ये वैल्यू क्या होगी? तो ये सब क्या होती है, अगर आपको इनकी वैल्यू निकालनी होती है तो आपको लॉग का जो मेथड है वो यूज करना होता है। इसीलिए हम इसका डेरिवेशन समझते हैं। वैसे क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, जैसे साइन एक्स की पावर एक्स आपको निकालनी है एक्स अप्रोचिंग टू 0, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? तो उसके लिए हम यहाँ पे जो भी लिमिट निकालनी होती है, जब भी fx की पावर gx है तो आप log लेके उसकी लिमिट निकालते हैं। हम बोलते हैं इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू होगी अगर l है तो दोनों तरफ अगर आप log ले लेंगे तो उस फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू होगी वो log l हो जाएगी। तो इसीलिए log लेने से लिमिट में कोई चेंज नहीं आता है, सिर्फ आंसर आपका log की टर्म्स में आएगा। तो हम बोलते हैं इसका आंसर log ऑफ fx की पावर gx अपन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब ये जो फंक्शन है इसमें ऐसे जनरेट हो जाता है। फिर हमने log ले लिया तो इसमें हम बोलेंगे इसमें gx को आगे ले आएंगे क्योंकि प्रॉपर्टी होती है, तो ये आएगा लिमिट x अप्रोचिंग टू a, तो ये आएगा gx log ऑफ fx। ये हमारा एक्सप्रेशन अब जनरेट हो गया। अब नोटिस करो gx किसको अप्रोच कर रहा है? दिस इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, यही हमने लिखा था। और ये किसको अप्रोच कर रहा है? दिस इज अप्रोचिंग टू 1। तो मैंने अभी तुम्हें बताया था log के अंदर कभी भी वैल्यू 1 होती है तो हम क्या कर सकते हैं? +1 और -1। तो इसमें से -1 कर देंगे और +1 कर देंगे, क्योंकि हमें पता है log ऑफ 1 + x, इफ x इज अप्रोचिंग टू 0 तो उसको हम x लिख सकते हैं। इसीलिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं? log ऑफ 1 + fx - 1 को लिख सकते हैं, पूरे एक्सप्रेशन को। इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं fx - 1। तो इसीलिए ये जो लिमिट की वैल्यू आती है ऐसे आती है fx - 1 मल्टीप्लाइड बाय gx लिमिट x अप्रोचिंग टू a। तो ये जो पूरी वैल्यू आती है इसी को हम लिखते हैं लैम्डा। दिस इज नथिंग बट लैम्डा। तो जो log l में जो l होता है वो क्या आएगा? e की पावर लैम्डा। ऐसे इसका ये डेरिवेशन होता है, ऐसे इसका आंसर आता है। अब अगर सपोज कोई और क्वेश्चन बनाया जाए इस टाइप का, जैसे आपको बोलते लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 sin x की पावर x बताओ क्या होगा? अब क्या अपने को 1 की पावर इंफिनिटी में तो पता है, ऐसे हम आंसर निकाल लेते हैं। इसमें अगर निकालना है तो 0 अप्रोचिंग टू 0 है, 0 की पावर 0 कुछ ऐसा हो गया, अप्रोचिंग टू 0 एग्जैक्टली 0 नहीं है। तो इसके केस में हम कैसे निकालेंगे? अगर अपने को इसकी लिमिट लिखनी है तो हम लिखेंगे l जो होगा तो हम लिखेंगे, इसको लिखेंगे e की पावर लैम्डा, अपन लिख सकते हैं। लेकिन जो लैम्डा होगा वो कैसे निकालोगे आप? दोनों तरफ log लेंगे, या आप ये बोल सकते हो कि अगर ये वैल्यू l है तो मैं log l इवैल्यूएट कर लेता हूं। तो log l अपना क्या होगा? लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, ये वैल्यू आएगी log ऑफ sin x की पावर x, जिसको अपन लिख सकते हैं, x को आगे ला सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 x मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ sin x। अब इसमें ध्यान रखना, इसमें log के अंदर की वैल्यू 1 को अप्रोच नहीं कर रही। ये किसको अप्रोच कर रहा है? यहाँ तो x अप्रोच कर रहा है 0 को, यहाँ पे log के अंदर की वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है? 0। log के अंदर की वैल्यू अगर 1 को अप्रोच करती है तभी हम उसमें +1 -1 करते हैं, क्योंकि log की वही लिमिट है, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 log ऑफ 1 + x अपॉन x 1 होता है। लेकिन log के अंदर अगर ये वैल्यू 0 को अप्रोच करती है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो पूरी वैल्यू है किसको अप्रोच कर रही है? log अप्रोचिंग टू 0 क्या होता है?
दिस इज अप्रोचिंग टू माइनस इन्फिनिटी। Minus अगर तुम्हें ध्यान होगा, log of any fraction value very small value it is approaching to infinity, आपको पता है, इसके ग्राफ से भी हम बता सकते हैं, और ये जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो दिस इज लाइक जीरो मल्टीप्लाइड बाय अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, समथिंग लाइक दिस। जीरो मल्टीप्लाइड बाय इन्फिनिटी को हम लिख सकते हैं इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। कैसे चेंज कर सकते हैं, x को ले जाएंगे नीचे, तो इसको अपन 1 अपॉन x यहां लिख देंगे। अब ये हो गया इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म, तो अब आप यहाँ पे लगा सकते हैं दैट इज एल हॉपिटल रूल। तो अब अगर आप यहाँ पे एल हॉपिटल रूल लगाएंगे तो क्या आएगा, ये वैल्यू आएगी 1 अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स का आएगा डेरिवेटिव कॉस एक्स, अपॉन में क्या आएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आएगा एल हॉपिटल रूल से। तो अब अपने को दिख रहा है ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस एक्स तो एक्स अप्रोचिंग टू 0 पे 1 होता है, कांस्टेंट है, प्रोडक्ट में हटा देंगे, तो ये वैल्यू आएगी माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स। साइन एक्स पे एक्स 1 हो जाएगा, ये साइन एक्स को एक्स लिख दो, तो ये माइनस एक्स बच जाएगा। तो ये जो लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 पे क्या आएगी, दिस इज नथिंग बट 0। तो अगर ये वैल्यू 0 आ गई तो log l आ गया 0, तो l की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज इक्वल टू 1। तो ये चीज हमने यहाँ पे एक और चीज देख ली विच वाज इंपॉर्टेंट, कि अगर कोई भी fx की पावर gx फंक्शन है, कैसा भी हो, 1 की पावर इंफिनिटी में तो हम ऐसे लिखते हैं, अगर कोई और है तो आप log लेके ऐसे सॉल्व करते हैं, लेकिन log के अंदर ध्यान रखना है +1 -1 तभी करेंगे जब log के अंदर की वैल्यू 1 को अप्रोच कर रही है। इसलिए मैंने तुम्हें पहले बताया था +1 -1 वाला, ताकि हम उसको वैसे रिप्रेजेंट कर सकें। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है x अप्रोचिंग टू 0 पे, तो जब भी fx की पावर gx क्वेश्चन है तो हमेशा ध्यान रखेंगे, आप सबसे पहले इवैल्यूएट करेंगे कि fx किसको अप्रोच कर रहा है और gx किसको अप्रोच कर रहा है, दैट शुड बी योर फर्स्ट स्टेप। क्योंकि अगर वो 1 की पावर इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तभी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, नहीं तो आप ये फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे। इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब जो लैम्डा है उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये 1 को अप्रोच कर रहा है, ये इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, अगर आप x को 0 पे लिमिट यहां निकालेंगे और यहां निकालेंगे तो ये आ जाएगी ये वैल्यू, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे मल्टीप्लाइड बाय पावर। अब मुझे दिख रहा है कि x को अगर मैं यहां पे 0 पुट करता हूं तो ये वैल्यू आ रही है कांस्टेंट, और ये प्रोडक्ट में है तो हम इसकी डायरेक्टली वैल्यू 2 पुट कर सकते हैं, तो इसको तो मैंने यहां लिख लिया 2, तो ये हट गया। तो अब अपना क्वेश्चन ये है, अब मुझे दिख रहा है ये क्वेश्चन, तो अब मुझे दिख रहा है कि या तो मैं 1 माइनस cos x अपॉन x पर, लेकिन उसके साथ में ये वैल्यू है, तो स्टैंडर्ड लिमिट मुझे दिख नहीं रही, तो मैं ये सोच सकता हूं कि एल हॉपिटल लगा। एल हॉपिटल का मैं क्यों सोचता हूं, क्योंकि x स्क्वायर है, डिग्री 2 है, एक बार डिफरेंशिएट करूंगा डिग्री 1 आएगी, और जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x का डेरिवेटिव sin आएगा, इसमें भी sin आएगा, sin x अपॉन x की पावर 1 sin x अपॉन x की पावर 1 वो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, इसीलिए मैं यहां पे एल हॉपिटल रूल का सोच सकता हूं। ये ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आएगा, ये थोड़ा यहाँ मिक्स हो गया है, तो अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं यहाँ पे इसके बाद में, क्योंकि देखो ये sin x अपॉन x इसकी लिमिट पता है, इसकी लिमिट पता है, बाकी देखो कांस्टेंट 1 ही आएगा, तो ये समथिंग कांस्टेंट आ जाएगा 1/2 और 1, सॉल्व कर सकते हैं, sin x अपॉन x 1 हो जाएगा, तो ये 1/2 यहाँ से दिख रहा है, ये तो 1 आ जाएगा, ऐसे यहाँ देखेंगे तो इसको इवैल्यूएट करेंगे तो 1 आएगा, तो इसे आप इवैल्यूएट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये हो गई 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म, या fx की पावर gx में कोई भी फंक्शन है अप्रोचिंग टू 0 बाय अप्रोचिंग टू 0 ऐसा क्वेश्चन आता है तो log लेके उसको सॉल्व किया जाता है, जो आंसर आएगा लिमिट का log की टर्म्स में आएगा, तो l अपन लिख लेते हैं e की पावर की टर्म्स में फिर उसको, तो इसीलिए इसका आंसर e की पावर लैम्डा आता है, और ये वाला जो चीज है यहाँ पे इस तरह से हम इवैल्यूएट करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे एक क्वेश्चन जिसमें आपको वैल्यू निकालनी है यहाँ पे fx की पावर gx का फंक्शन है, तो जैसे हमने कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के क्वेश्चन देखे ट्रिग्नोमेट्रिक में, और देखिए एक्सपोनेंशियल में, तो एक्सपोनेंशियल में मैंने बताया 0/0 फॉर्म, ट्रिग्नोमेट्रिक में बताया 0/0 फॉर्म, और अगर अलजेब्रिक फंक्शन आता है तो 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी फॉर्म या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो सकता है। वैसे ही fx की पावर gx का जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो जनरली हम ये बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है जब अप्रोचिंग टू 1 की पावर अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी वैल्यू होती है, तभी वहां पे लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे सबसे पहले x अप्रोचिंग टू 1 पे वैल्यू देखो, यहाँ पे क्या है, ये वैल्यू आएगी 0/0, तो इसकी आपको लिमिट निकाल के चेक करनी पड़ेगी कि इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, तो सबसे पहला चेक आपका यही है, क्योंकि ये फाइनाइट वैल्यू है तो ये आपको चेक करना ही है, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 क्या है वैल्यू 1 माइनस x अपॉन 1 माइनस रूट x, यहाँ पे ये वैल्यू, तो आप ये लिमिट निकाल सकते हैं, कैसे इसको डिफरेंशिएट कर देंगे ऊपर नीचे, उससे आ जाएगी डायरेक्ट लिमिट, x अप्रोचिंग टू 1 पे है सॉरी, फिर -1 आ जाएगा और ये आ जाएगा -1 अपॉन 2 रूट x। x अप्रोचिंग टू 1 पे अपने को क्या दिख रहा है, यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, ये वैल्यू देखो इन्फिनिटी को अप्रोच नहीं कर रही, दिख रहा है आपको, अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करती तो हम इस चीज के बारे में सोचते, देखो अभी इन्फिनिटी को अप्रोच नहीं कर रही, -1 कैंसिल, तो ये तो 2 को अप्रोच कर रही है, इसको अप्रोच कर रही है, इट इज अप्रोचिंग टू, दिस इज नॉट ए इन्फिनिटी अप्रोचिंग वैल्यू। अगर ये इन्फिनिटी अप्रोचिंग वैल्यू होती तो हम बोलते कि यहाँ पे ये वैल्यू 1 को अप्रोच करनी चाहिए, तो उस तरह से हम कंडीशन लगाते, फिर लैम्डा की वैल्यू पे कंडीशन लिखते। लेकिन अगर ये वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच नहीं कर रही तो अब ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गया कि अप्रोचिंग टू 2 है, इसकी वैल्यू 1/4 है, तो ये वाली जो वैल्यू है इसको आप ऐसे इवैल्यूएट करेंगे कि उसकी पावर अगर अप्रोचिंग टू 2 है तो आंसर 1/4 आना चाहिए। दूसरी चीज इस क्वेश्चन में नोटिस करने वाली ये है कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है x -1 दिख रहा है, रिपीट होता हुआ x -1, और ये भी देखो ये रहा -1 और x, और ये रहा x -1 यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है, तो ये हिंट है कि मैं x -1 को t पुट कर दूं। दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अप्रोचिंग टू 0 नहीं है, तो इसको अप्रोचिंग टू 0 बनाएंगे, इसको t पुट कर दूं। तो मैं इस तरह से क्वेश्चन को स्टार्ट करने का सोच सकता हूँ कि क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं पहले, t अप्रोचिंग टू 0,
साइन टी आ जाएगा ये, और यहाँ पे माइनस एटी आ जाएगा, दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये माइनस एटी आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, ये आ जाएगा टी और प्लस साइन, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी। और पावर में जो है यहाँ पे वैल्यू अगर आप देखेंगे, एक मिनट रुको क्लास, एक बार ये बस लास्ट क्वेश्चन है, जिसको डाउट होगी वापस से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले ये खत्म कर लेते हैं। तो ये साइन टी माइनस एटी, ये तो मैं तुम्हें बता चुका हूँ, जो रिपीट करता है मैं जनरली इसको ध्यान रखता हूँ, और ये जो वैल्यू है ध्यान रखेंगे किसको अप्रोच कर रही है, टू, ये ध्यान रखेंगे ये वैल्यू एक्जैक्टली टू नहीं है, इस चीज का यूज आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अब अपना क्वेश्चन है टी अप्रोचिंग टू जीरो पे ये जो वैल्यू है, तो अभी किसको अप्रोच कर रही है, तो यहाँ पे ये आ रहा है अपना एक्सप्रेशन, तो टी अप्रोचिंग टू जीरो पे क्या आ रहा है, टी प्लस साइन टी और साइन टी माइनस ए टी, यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है, और पावर अप्रोचिंग टू हाफ टू हो गया, तो ये वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल टू 1/, यहाँ तक अपने को क्लियर है। तो अब अगर टी अप्रोचिंग टू जीरो यहाँ पुट करोगे तो ये क्या आ रही है, 0/0 फॉर्म, अंदर वाली वैल्यू आ रही है 0/0 फॉर्म, तो अगर अंदर वाली वैल्यू 0/0 फॉर्म है तो हम ये बोल सकते हैं, हम इसमें लगा सकते हैं एल हॉपिटल रूल अंदर, तो एल हॉपिटल रूल लगाएंगे, यहाँ पे अप्रोचिंग टू टू कांस्टेंट है तो मैंने ऐसे लिख दिया, एल हॉपिटल रूल लगाओगे तो क्या आएगा, अब अंदर लगा सकते हैं एल हॉपिटल, तो आएगा लिमिट टी अप्रोचिंग टू जीरो, अंदर वाली वैल्यू क्या आएगी, cos t माइनस ए, फॉर्म में क्या आएगा 1 प्लस cos t, और जो ये पूरी वैल्यू है ये हो जाएगा अप्रोचिंग टू। अब ये क्वेश्चन क्या हो गया, ये आ गया 1 माइनस ए अपॉन टू, क्या आएगा 1 माइनस ए अपॉन टू की पावर अप्रोचिंग टू टू जो है वो वैल्यू है 1/4। तो अब एग्जाम में क्या ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, पहले आया हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है, तो इसमें हुआ क्या था, जब ये क्वेश्चन आया था बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया था, पहली बार में जब मैंने किया था तो मेरे से मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि अब देखो उसमें क्या है, अगर आप यहाँ पे वैल्यू 2 ले लोगे ना तो क्या आएगा, तो यहाँ से आएगा 1 माइनस ए बाई टू का होल स्क्वायर, तो आपको मिलेगा 1 माइनस ए बाई टू जो है वो प्लस हाफ भी हो सकता है और माइनस हाफ भी हो सकता है, क्योंकि सॉल्व तो ऐसे ही करेंगे, कैलकुलेशन कैसे करेंगे, अप्रोचिंग टू में टू को हम तो टू ही पुट करते हैं ना, कैलकुलेशन तो अपने को वैसे ही करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ से क्या होगा देखो, अगर मैं 1 माइनस ए बाई टू को रखता हूँ 1/2, तो यहाँ से ए की वैल्यू आएगी 0, राइट, और अगर मैं 1 माइनस ए बाई टू को रखता हूँ -1/2, तो यहाँ से ए की वैल्यू आएगी 2। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो ए को अगर आप 0 पुट करोगे तो आएगा 1/2 की पावर अप्रोचिंग टू 2, तो वो 1/4 हो सकता है, लेकिन अगर आप ए को 2 पुट करोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 2 हो जाएगा -1/2 की पावर अप्रोचिंग टू 2। ये जो वैल्यू है कभी भी 1/4 नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि नेगेटिव की पावर अगर स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव आता है, स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है एग्जैक्टली, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 2 1.999, तो इसका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव ही आएगा, पॉजिटिव तो नहीं आ सकता। अब इस क्वेश्चन में जान करके देखो, पूछा लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ ए क्या है, तो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ ए 0 लेंगे, 2 नहीं लेंगे। अब इसमें क्या होता है, जनरली जब कैलकुलेशन करते हैं तो हम ये 2 लिखते हुए सॉल्व कर देते हैं, फिर जो आंसर आ जाता है वो हम मार्क कर देते हैं 2, ये यहाँ पे मिस्टेक होती है। तो क्वेश्चन में सीखने वाली चीज ये थी कि जब भी एफ की पावर जीएक्स की फॉर्म का क्वेश्चन होता है तो उसमें हमेशा नोटिस करो कि जीएक्स जो है वो इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है या नहीं कर रहा, पहले आपको ये चेक करना है। इन जनरली अगर कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है एफ की पावर जीएक्स, तो हम यही मानते हैं कि अगर उसमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होती है तो वो तभी एग्जिस्ट करता है जब 1 की पावर इंफिनिटी की फॉर्म होगी। लेकिन जैसे ये क्वेश्चन आया तो सबसे पहले हमेशा मैं लिमिट ही निकाल के देखता हूँ, जैसे x अप्रोचिंग टू 1 यहाँ पुट करोगे तो क्या है, ये आ रहा है 0/0 फॉर्म, राइट, बिकॉज दिस इज जनरेटिंग 0/0, तो मुझे दिख रहा है ये 0/0 फॉर्म है, दिस इज नॉट अप्रोचिंग टू 1, और ये जो पावर है दिस इज नॉट अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, दिस इज अप्रोचिंग टू 2, क्योंकि मैंने उसकी अलग से लिमिट निकाली। तो दिस इज लाइक 0/0 फॉर्म की पावर अप्रोचिंग टू सम कांस्टेंट वैल्यू 2, ना तो इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसकी लिमिट अलग निकाल सकते हैं, इसकी लिमिट अलग निकाल सकते हैं, पुट कर सकते हैं, ऐसा हम सॉल्व कर सकते हैं। तो लिमिट एफ की पावर जीएक्स जो है हम उसको ऐसे कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ लिखूंगा कि लिमिट x अप्रोचिंग टू a जो है एफ की पावर जीएक्स, हम तब अलग अलग करके भी इवेल्युएट कर सकते हैं जब दोनों की दोनों अलग अलग आपकी फाइनाइट वैल्यू आ रही है, जैसे x की पावर a एफ, और आप इसको कर सकते हो लिमिट x की पावर a gx, ये आप कर सकते हो अगर ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। इनडिटरमिनेट कौन सी होती है, 1 की पावर इंफिनिटी, जैसे मैंने अभी बताया था, दूसरी फॉर्म बताई थी अप्रोचिंग टू 0 की पावर अप्रोचिंग टू 0, हमें क्या पता ये वैल्यू क्या हो, वी नेवर नो दिस वैल्यू क्या हो, तो यहाँ पे हम नहीं कर सकते। अब ये अगर फाइनाइट वैल्यू आ जाती तो हम इसको फिर अलग से देख लेते, जैसे अप्रोचिंग टू 0 की पावर अप्रोचिंग टू 2, वो 0 ही होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। तो इस तरह का अगर कभी क्वेश्चन आता है तो उसमें हम कर सकते हैं, लेकिन अप्रोचिंग टू इंफिनिटी की पावर अप्रोचिंग टू इंफिनिटी अपने को पता क्या होता है, तो उसके केस में हमें कैसे करना पड़ता है, इसको लॉग लेके सॉल्व करना पड़ता है, जो मैंने आपको पहले मेथड बताया वैसे ही सॉल्व करना पड़ता है। इसके केस में भी वही करना पड़ता है, इसके केस में तो हमें लॉग का डायरेक्ट रिजल्ट पता है, हम इसको यूज कर सकते हैं। बाकी अगर कभी भी किसी भी केस में दोनों में से एक जगह फाइनाइट वैल्यू आपको मिल जाती है तो दूसरे के ऊपर आप लिमिट का क्वेश्चन बना के अलग से सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे सीखने वाला है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है, हाँ बोलो।
सो वो पॉइंट कैसे बताइए ना, जिसमें नेगेटिव का अगर स्क्वायर लेंगे, मतलब 10 टू अगर स्क्वायर है तो टेंस टू स्क्वायर नहीं है, नेगेटिव का परफेक्ट स्क्वायर जो होता है वो पॉजिटिव होता है। -1 की पावर 1.9999 लिखाओगे तो नेगेटिव ही आएगा, पॉजिटिव नहीं आ सकता। नेगेटिव का इवन पावर हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव की और कोई पावर हमेशा नेगेटिव होता है, तो ये पॉजिटिव नहीं आ सकता, इसलिए उसको हमने नेग्लेक्ट किया। यस। और सर वो जो हम लोग एक फंक्शन में दो पार्ट को अलग-अलग जो लिमिट वो हम लिखी तभी इवैल्यूएट वो हम तब कर सकते हैं जब दोनों में से एक वैल्यू जैसे फाइनाइट आ जाएगी, या तो 0 या इंफिनिटी नहीं आएगी। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे ये वैल्यू वो ज़रूरी है सिर्फ इस फॉर्म में या फिर प्रोडक्ट के फॉर्म में भी हो सकते हैं वो? वो प्रोडक्ट के फॉर्म में भी हो सकती है, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? प्रोडक्ट में तो मैंने तुम्हें हमेशा बोला है, अगर कोई भी एक वैल्यू कांस्टेंट आ रही है, 0 और इंफिनिटी नहीं आ रही, उसकी वैल्यू तो डायरेक्ट पुट कर दो, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यू कैन ऑलवेज पुट द वैल्यू डायरेक्टली, इट डजंट मैटर। नेक्स्ट है ये 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाय एक्स, 1 माइनस एक्स की पावर 1 बाय एक्स। तो मैंने तुम्हें e की पावर x का एक्सपेंशन बताया, log ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन बताया। तुम इनको भी ध्यान रख सकते हो क्योंकि ये क्या है, अभी अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी है, इस पे क्वेश्चन ज्यादा आया नहीं है, एक या दो क्वेश्चन पेपर में आया, एक बार आया है जी एडवांस में क्वेश्चन इसके ऊपर। उस क्वेश्चन को तुम इससे भी कर सकते हो, बिना इसके भी कर सकते हो। इस तरह के 2-3 क्वेश्चन मैं तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए भी दूंगा। तो मैं बताता हूँ, देखो कैसे सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन में देखो, जैसे सपोज ये क्वेश्चन है, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, अपने को ये वैल्यू निकाल। तो अब देखो, जैसे ही मुझे दिखा fx की पावर gx, तो मेरे लिए ये क्वेश्चन अलग है, इसकी लिमिट में अलग से निकाल। तो अगर आप इसकी लिमिट निकालोगे तो क्या आएगी? इसकी लिमिट आएगी ई स्क्वायर आएगी। आप नोटिस करके देख सकते हो, सबसे सिंपल वैल्यू है। इसकी लिमिट कैसे निकालेंगे? ई की पावर लैम्डा, लैम्डा क्या आएगा? इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय पावर। तो 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2x बचेगा, पावर 1 बाय x है, तो 2 ही आना है, तो ये ई स्क्वायर। तो इससे अपने को ये दिख रहा है कि ये अप्रोचिंग टू 0 बाय अप्रोचिंग टू 0 फॉर्म है। तो ये अपना क्वेश्चन है। अब ये जो मैंने एक्सपेंशन बताया, ध्यान रखेंगे 1 प्लस एक्स क्या है, 1 माइनस एक्स क्या है, 1 प्लस 2x का कोई एक्सपेंशन हम याद नहीं रखते। ऐसे हम कितने याद रखेंगे? तो वो हम सब याद नहीं रखते। तो अब इसको सॉल्व हम कैसे करते हैं ये समझते हैं। तो इसका एक तरीका हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं, पहले इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज कर लें, e की पावर 1 बाय x ln 1 प्लस 2x, और उसके बाद में मैं क्या कर सकता हूं, एल हॉपिटल रूल लगा सकता हूं। क्यों सोच रहा हूं एल हॉपिटल रूल का? क्योंकि देखो यहाँ पे डिग्री कितनी है, डिग्री 1 है, इसका मतलब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो अपने को सिर्फ ऊपर को डिफरेंशिएट करना और यू कैन फाइंड द आंसर। तो यहाँ पे अपन इसके बाद में एल हॉपिटल रूल से सॉल्व कर सकते हैं। तो वो आप तुम कैलकुलेशन तुम्हें करनी आती हो कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, यहाँ पे करके तुम्हारा आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है? देखो, दूसरा तरीका ये है कि e की पावर में अगर आप यहाँ देखेंगे तो वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है? 2 को, यही तो है ई स्क्वायर। लेकिन हमने लिमिट पढ़ी हुई है एक्सपोनेंशियल में। लिमिट क्या होती है एक्सपोनेंशियल में? e की पावर वाली लिमिट होती है e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, x इज अप्रोचिंग टू 0, ये पढ़ी हुई है। यहाँ ये 0 होता है, 2 नहीं होता। तो जैसे ही मुझे यहाँ पे 2 दिखता है तो मैं इसमें -2 जनरेट करने की कोशिश करता हूँ, और वो तुम्हें हमेशा यहाँ पे दूसरी टर्म में दिख जाए। अगर क्वेश्चन में 1 प्लस 3x होता तो ये e क्यूब होता, तो वहां पे e क्यूब सब्ट्रैक्शन में लिखा हुआ होता, ऐसा दिख जाता। तो दूसरा तरीका ये है कि मैंने क्या किया, इसमें से e स्क्वायर कॉमन ले लिया बाहर, ताकि यहाँ पावर -2 आ गई, ताकि अब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है देखो 0 को अप्रोच करेगा, क्योंकि ये वैल्यू अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं किसको अप्रोच कर रही है, दिस इज अप्रोचिंग टू 2, ये -2 को अप्रोच कर रहा है, तो ये 0 को अप्रोच कर रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्टली x। तो यहाँ पे इसको हम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं, x e की पावर x माइनस 1 को हम लिख सकते हैं x, और e की पावर fx माइनस 1 है तो हम इसको लिख सकते हैं fx डायरेक्टली। इसको मैंने डायरेक्टली ये fx लिखी। अब जो मैं एल ऑर्बिटल रूल यहाँ लगा रहा था, अब वो मैं यहाँ पे भी लगा सकता हूँ। कि मैं अब क्या करूँ कि यहाँ तक मैंने इसको चेंज कर लिया, अब मेरे को समझ में आ रहा है ये इजी है एल ऑर्बिटल रूल लगाना। यहाँ क्या कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा हो, तो मैं ये सोचता हूँ कि यहाँ लगा लेता हूँ एल ऑर्बिटल रूल, क्योंकि कैलकुलेशन होगी, मिस्टेक भी नहीं होगी, इसलिए मैं इसको इसमें चेंज करना तुम्हें बता रहा हूँ। तुम चाहो तो यहाँ भी एल ऑर्बिटल लगा सकते हो, बट यहाँ एल ऑर्बिटल रूल लगाना थोड़ा ईजी है। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और आंसर आ जाना चाहिए। और एल ऑर्बिटल रूल लगाने से पहले ध्यान रखेंगे, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ई स्क्वायर लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0, पहले एक्स एलसीएम ले लेते हैं, ln 1 प्लस 2x माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अब इसके बाद में तुम एल ऑर्बिटल रूल यहाँ पे लगाओ, या फिर तुम इसमें क्या कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो सीरीज एक्सपेंशन। ln 1 प्लस एक्स की अपने को सीरीज पता है, तो सीरीज एक्सपेंशन यहाँ लगाओ और उससे आंसर निकालो, वो भी तुम कर सकते हो। तो इसके बाद में इजी रह जाता है, इसलिए ये चीज हम समझते हैं यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखो fx की पावर gx है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द फंक्शन, तो उसकी लिमिट निकाल के हम अलग से चेक कर सकते हैं क्या होगी, क्योंकि x अप्रोचिंग टू 0 पुट करोगे तो 1 की पावर इंफिनिटी है, फिर तुम्हें समझ नहीं आएगा कि वो किसको अप्रोच कर रहा है। नेक्स्ट है ये, जैसे ये क्वेश्चन जेईई एडवांस में आया था ना, ये जेईई एडवांस क्वेश्चन है 2020 का मेरे ख्याल से, इसमें अपने को ये निकाल, अगर तुम्हें ये एक्सपेंशन पता है तो तुम्हारा आंसर सेकंड्स में आ जाएगा। इसको हम लिखेंगे 1 माइनस x बाई 2, ये लिखेंगे, ये एक्सपेंशन आएगा। ये एक्सप्रेशन जो है ये भी तुम निकाल सकते हो कि एक्सपेंशन कैसे आया, वो भी मैं तुम्हें बता दूं। अब यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन आ गया है, इसमें नोटिस करो, e की पावर -1 यहाँ दिया हुआ है, तो ये e की पावर -1 क्या होगा, इस e की पावर -1 से कैंसिल हो जाएगा, ये 1 जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बाई e माइनस x बाई 2 माइनस 5 बाई 24 x स्क्वायर। तो अगर सीरीज अगर आपको पता है तो आपको पता है a की वैल्यू जो है 1 होनी ही चाहिए, तभी ये लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है, 1 से ज्यादा वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अगर a की वैल्यू जो है यहाँ पे 1 नहीं हुई, 1 से ज्यादा हुई, तो ये वाली जो वैल्यू है अपॉन x का जो भी आएगा, सपोज a की वैल्यू 2 हो गई, तो -1 x बाई 2 अपॉन x स्क्वायर है, वो लिमिट एग्जिस्ट करवाने देगा ही नहीं।
तो अगर अपने को ए की वैल्यू यहाँ पे निकालनी थी तो अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं ए की वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी इक्वल टू 1 होनी चाहिए तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तो अपने को यही पूछा था। और अगर अपने से लिमिट पूछी होती तो ए की वैल्यू 1 है, ये सारे हटा देंगे, स्क्वायर लिमिट क्या आएगी -1/2 ही आ जाएगी लिमिट। अपन इसकी लिमिट भी निकाल सकते हैं अगर अपने को ये पता है, दैट इज एक्सपेंशन। एक्सपेंशन नहीं पता तो मैंने तुम्हें बताई, इसकी लिमिट निकालोगे तो e की पावर -1 ही आएगा, तुम यहाँ कैलकुलेशन कर सकते हो। दिस लिमिट इज नथिंग बट e की पावर -1, तभी ये 0/0 फॉर्म आएगी। अब मैंने तुम्हें मेथड बताया था, क्या बताया था, ये e की पावर -1 है तो इसको लिखेंगे e की पावर 1/x ln 1 - x, e की पावर -1 कॉमन कर लेंगे ताकि यहाँ पे 0 जनरेट हो जाएगा। अब अपने को पता है ये e की पावर 0 - 1/0 है, तो अपन इसको डायरेक्टली ये लिख सकते हैं। अब इसके बाद में तुम्हें सॉल्व करना है तो ln 1 - x का एक्सपेंशन यूज कर लो, तो उससे a की वैल्यू आ जाएगी, ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर पहले एलसीएम ले लो, उसके बाद में एल हॉपिटल रूल यूज कर लो, वैसे भी कर सकते हैं। सब दोनों तरीके ही सही है। तो इसके बाद में देखो यहाँ पे एक्सपेंशन लिखा, ln 1 - x का एक्सपेंशन क्या होता है, -x - x² 2 - x³ और 1/x से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू बच जाएगी। तो इसमें अगर आप नोटिस करोगे तो 1 से 1 कैंसिल। अब देखो x की पावर 1 और x की पावर a, लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब a की वैल्यू 1 होनी चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो ऐसे भी अपन बोल सकते हैं, और लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगी, -1/2 ही आ जाएगी लिमिटिंग वैल्यू। तो ये चीज हम यहाँ पे ऐसे बता सकते हैं। चलो ये खत्म हो गया अपना यहाँ पे। अब इसमें मैं तुम्हें 1 + x की पावर 1/x का एक्सपेंशन भी बता देता हूँ, अपन निकालते कैसे, या आता कैसे। अगर तुम्हें इसमें इंटरेस्ट हो तो तुम ये निकाल के भी देख सकते हो। होता क्या है कि जब अपन लिखते हैं एक्सपेंशन e⁻1 / x ln 1 + x का, हम ये यूज करते हैं एक्सपेंशन। तो ln 1 + x का एक्सपेंशन कैसे होता है, ln 1 + x का एक्सपेंशन ये रहा, x - x² 2 + x³ 3 ऐसे होता है। तो ये होता है 1/x x - x² 2 + x³ 3, मेरे ख्याल से यही होता है। फिर क्या होता है -x4/4 एंड सो ऑन, इस तरह से एक्सपेंशन होता है। तो यहाँ पे अगर x को आप डिवाइड करोगे तो e की पावर 1 बचेगा, उस e की पावर 1 को मैंने कर लिया अलग। फिर e की पावर बचेगा -x/2, उसको भी कर लिया अलग। फिर e की पावर बचेगा x³ 3, उसको भी कर लिया अलग। फिर e की पावर बचेगा -x/4, उसको भी कर लिया अलग। तो ये प्रोडक्ट्स में मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखी और ऐसे प्रोडक्ट में बहुत सारी वैल्यूज यहाँ पे आई। यहाँ तक अपने को क्लियर। अब आप e की पावर -x/2 का एक्सपेंशन लिखो, तो आपको e की पावर x का एक्सपेंशन पता होना चाहिए। e की पावर -x/2 का एक्सपेंशन क्या होगा, अगर आप ये वाला एक्सपेंशन यहाँ पे लिखेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू आएगी 1। e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 + x + 1 + x / 1 फैक्टोरियल प्लस x² 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये आएगा 1 - x/2 + x² 4 और 2 फैक्टोरियल, ऐसे ही आएगा। यस सर। तो ये सारी वैल्यू आएगी। अब इसके आगे की जो वैल्यू है ना वो मैं नहीं लिखता, सिर्फ इतनी लिखा स्क्वायर तक, क्योंकि नोटिस करो यहाँ पे जो x की पावर a है ना, डिग्री 2 तक ही मैंने एक्सपेंशन लिखा हुआ, तो डिग्री 2 तक की टर्म लिख रहा हूँ। ऐसे अब तुम यहाँ पे टर्म लिख लो। अगर तुम इसको लिखना चाहोगे तो ये वाला क्या आएगा, ये आएगा 1 + x³ 3, फिर आएगा x³ 3 का होल स्क्वायर, तो आएगा x की पावर 6/2 भी आएगा, क्या आएगा, लेकिन उसकी अपने को जरूरत नहीं है आगे वाली टर्म्स की ना, 6 में ही आएगा, अपन को उतने आगे तक लिख ही नहीं रहे, अपन x² तक ही एक्सपेंशन लिख रहे हैं। तो यहाँ पे ये कुछ वैल्यूज आ जाएंगी। उसके अलावा अब यहाँ पे और टर्म्स आएंगी, तो आगे की भी जो टर्म्स आएंगी यहाँ पे इसका भी एक्सपेंशन लिखोगे तो उसमें 1 + x की पावर 8 अपॉन कुछ ऐसा आएगा, यहाँ पे 2 भी आएगा ना, 1 प्लस नहीं, हाँ 1 + x होता है, तो x की पावर 8 अपॉन x की पावर 4/4 1 माइनस ऐसा कुछ आएगा। ये मैंने एक्सपेंशन लिखे। अब इनके जो प्रोडक्ट में सिर्फ मैं वही वैल्यूज ले रहा हूँ जो कांस्टेंट है, x है या x²। अब आप वो वैल्यू ले, कांस्टेंट क्या आएगा, 1 आएगा, 1 1 का जब प्रोडक्ट आएगा तो ये मैंने लिख लिया 1। x की टर्म कब आएगी, x की टर्म तब आएगी जब यहाँ से -x/2 होगा और बाकी सबसे x की पावर 0 की टर्म होगी, तो ये मैंने -x/2 लिख लिया। x² कब आएगा, जब यहाँ से x² होगा और बाकी सबसे 1 आएगा, तो ये जो x² वाली टर्म्स है ये कब आएंगी, ये तब आ सकती है जब x² 4 और 2 फैक्टोरियल ये वाली टर्म होगी, यही होगा वहां पे जब बाकी सब 1 से मल्टीप्लाई होगा। या फिर x² की टर्म कैसे आ सकती है, यहाँ मैंने मिस्टेक करी ना, देखो यहाँ पे ये आएगा x 1 आएगा, फिर यहाँ पे x³ नहीं आएगा, x² आएगा और यहाँ पे क्यूब आएगा, यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है x² 3 आएगा और यहाँ पे x³ 4 आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो पावर है यहाँ मिस्टेक करी मैंने, x से डिवाइड करेंगे तो x² 3 आएगा, फिर x³ 4 आएगा। तो अब अगर हम यहाँ नोटिस करेंगे तो x² की टर्म कब आएगी, जब आपका इससे मल्टीप्लिकेशन होगा या इस वाली टर्म का 1 से मल्टीप्लिकेशन होगा, तो यहाँ पे ये जो टर्म आएगी प्लस x² 3। और अगर आप यहाँ पे इनको एडिशन करोगे तो ये 11/24 आ जाएगा, 1 बाय हो जाएगा ये 4 × 4, ठीक है, हो गया नहीं। तो ये अपना कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा 1/8 + 1/3 मल्टीप्लाइड बाय x², तो यहाँ पे टर्म आ जाएगी, तो ये 11/24 x² आ गया। ये इस तरह से इसका एक्सपेंशन आता है।
तो ये एक्सपेंशन तुम ध्यान रख सकते हो, इससे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। ये वाला अभी तक ज्यादा आया नहीं है, 1 + x की पावर 1/x।